वैसे है नहीं। सेक्शन 7(1) हमने क्या क्या पढ़ लिया था, बता देते हैं जल्दी से। सेक्शन 7(1) ए, बी और सी हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास तक। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या चीज, सेक्शन 7(1) ए का मतलब क्या है, ये कहता था कि भैया कि सप्लाई करेंगे क्या, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, बाटर, सेल, ट्रांसफर, बाटर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस एंड डिस्पोजल। ठीक है, ये सब करेंगे और फिर कंसीडरेशन भी लेंगे। और ये बिजनेस एंड प्रोफेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सर, ये बिजनेस और प्रोफेशन भी होना चाहिए। तो यहां पर हम किसके बारे में बात करके चलते थे, यहां पर गुड्स एंड सर्विस दोनों के बारे में बात करके चलते थे। ठीक है ना, यहां पर हम बात करते थे किसके बारे में भी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में या फिर सर्विस के बारे में, सर सर्विस के बारे में, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में बात करते थे। हमने बोला था कि यहां पर भी आपका कंसीडरेशन चाहिए प्लस, चाहे बिजनेस पर्पस हो चाहे बिजनेस पर्पस आपका ना हो, आपने अगर इंपोर्ट पर्पस इंपोर्ट किया है और इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है, कंसीडरेशन दिया है, तो सेक्शन 7(1) बी के हिसाब से वो आपकी सप्लाई बन जाती थी। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम सप्लाई की बात करके चलते थे। सर इन दोनों में ही हमें कंसीडरेशन होना बहुत जरूरी था। अब मैं जब बात कर रहा हूं सी की, तो सी में हमें शेड्यूल के बारे में बात की गई थी, जो कि हमने लास्ट क्लास में पूरा किया। ठीक है, शेड्यूल के बारे में बात हुई थी। तो शेड्यूल यहां पर क्या कहता था कि भैया यहां पर सर विदाउट कंसीडरेशन, यानी कि कंसीडरेशन कंसीडरेशन नहीं भी होगा ना, कंसीडरेशन नहीं भी होगा ना, और इसने रेफर किया था सेक्शन 7(1) सी ने बोला था कि शेड्यूल 1 को रेफर करो, और शेड्यूल 1 में जितनी भी एक्टिविटी आपको मिल जाएगी, शेड्यूल 1 में जितनी भी एक्टिविटी आपको मिल जाएगी, वहां पर हम क्या करेंगे, उसको क्या बोलकर चलेंगे, बोलो ना, विदाउट कंसीडरेशन भी होगी तो भी हम कहेंगे कि वो सप्लाई है। ठीक है ना, यहां पर यानी कि क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही हमें पूछा गया कि देखो, सबसे पहले एक और बात बताओ, सेक्शन 7(1) ए, बी और सी, बस यही सेक्शन है जो बताती है कि सब यही क्लॉजेस हैं जो बताती है कि जो सप्लाई है कि नहीं, ट्रांजेक्शन को सप्लाई कहेंगे या नहीं, यही है बस तीन। इनमें फॉल किया तो ठीक, नहीं फॉल किया तो वो फिर सप्लाई ही नहीं है। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो जैसे ही मैं बोलता हूं विदाउट कंसीडरेशन की कोई एक ट्रांजैक्शन आपके सामने रखता हूं, तो आप सीधा सीधा कौन से वाले पोर्शन पर आ जाएंगे, सेक्शन 7(1) सी के शेड्यूल 1 में अगर 4 एक्टिविटी दी गई है, मैंने क्या बोला था, 4 एक्टिविटी दी गई है, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 एंड पैरा 4, पैरा 4 तक दिए गए थे। कौन कौन से थे, चलो अच्छा एक और बात मैं आपको रिवाइज कहां से कराएंगे हम, जल्दी से बता दो, आपको पता ही कि हमारे शॉर्ट नोट्स भी हैं। चलिए हम शॉर्ट नोट, सबसे ऊपर आ जाओ, शॉर्ट नोट्स पे से भी एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में क्या क्या बोला गया, कह रहा है कि भाई सप्लाई ऑफ, सबसे पहले क्या क्या था, कौन सा था, कह रहा था कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स जिस पर आईटीसी आपने ले रखा है, अगर इसमें फॉल करता है इवन विदाउट कंसीडरेशन भी, तो भी हम क्या बोलेंगे, सप्लाई है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, मैंने कहा था ना रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। अच्छा एक बात बता दो मुझे, रिलेटेड पर्सन किसमें लिखा था, किसमें लिखा था, याद आ रहा होगा, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में बताया गया था रिलेटेड पर्सन, और डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में सेक्शन 25(4) एंड 25(5) के 5 में बताया गया था। ठीक है ना, अच्छा रिलेटेड पर्सन याद आ रहा होगा, ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ ईच अदर्स बिजनेस। ठीक है ना, दूसरा बोलता था कि ना, दूसरा बोलता था लीगली रिकॉग्नाइज एज अ पार्टनर, तीसरा कहता था एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो भी उसमें रिलेटिव हो जाएंगे। अच्छा चौथा बोलता था, कहता था कि किसी पर्सन ने अगर दूसरे में कितना, किसी कंसर्न में क्या लिया हो, 25% से 25% या फिर उससे ऊपर का वोटिंग शेयर ले रखा हो, कह रहा है कि दोनों पर्सन आपस में एक दूसरे को कंट्रोल करते हो, या फिर एक बंदा दो बंदे नीचे के दो बंदों को कंट्रोल करता है, यानी कि 2 पर्सन्स को कंट्रोल करता है, तो वो दोनों पर्सन्स आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाए। 2 पर्सन मिलकर किसी एक पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये दोनों पर्सन भी क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, और मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस। अच्छा फिर हमारा 25(4) क्या बोलता था, जल्दी से बता दो, 25(4) बोलता था हमारा कि अगर हमें रजिस्ट्रेशन वाइज हमें क्या डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, यानी कि मेरी ही किसी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी ही ब्रांच अगर वो सेपरेटली रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो हम दोनों रजिस्टर्ड पर्सन एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। और मैंने अगर स्टॉक ट्रांसफर कर दिया, चाहे वो दिल्ली में किया चाहे वो मैंने पंजाब में किया, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो सप्लाई के दायरे में
आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने बात की थी किस चीज की, कि 25(5) की बात की थी। 25(5) बोलता था कि एस्टेब्लिशमेंट वाइज आपको क्या मानेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी कि मैंने रजिस्ट्रेशन एक बार जीएसटी में लिया है किसी कंसर्न के लिए, और मेरी दूसरी किसी स्टेट में कोई क्या है, एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नहीं। अच्छा, रजिस्टर्ड होगी तो वो 25(4) में मैं उसको कुछ ट्रांसफर करूंगा तो 25(4) में वो क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी हुई ना, बट वो दूसरे स्टेट में है, तो वो 25(5) के हिसाब से क्या हो जाएगा, बोलो ना क्या हो जाएगा। हाँ, 25(5) के हिसाब से उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। और जब मैं उसको बोलूंगा कि मैं उसको स्टॉक ट्रांसफर करूंगा, तो सामने वाले को जीएसटी पे करना पड़ेगा। ऑल्दो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं ले सकता है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। इसके लिए उसको, अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर स्टेट में भी। ऐसा हमने करके पढ़ा था, याद आ रहा होगा। फिर हमने कहा था कि भैया की रिलेटेड पार्टी तो एम्प्लॉयर होता है, बट एक बड़ा आदमी यानी कि जो एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉय को अगर गिफ्ट दे देता है, कितना गिफ्ट देता है जल्दी से बता दो, 50,000 रुपए तक का गिफ्ट देता है इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो उसको तो हम मानते नहीं है कि भैया वो उस पर कोई भी जीएसटी आएगा, सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, इवन अच्छा बोलो ना, क्योंकि गिफ्ट जो एम्प्लॉयर को कुछ हद तक गिफ्ट दे सकता है, वरना अगर उससे ऊपर दिया तो जीएसटी आ जाएगा। फिर हम बात करते थे सप्लाई ऑफ गुड्स। अच्छा, ऊपर वाले में सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात करते थे, दूसरे वाले में गुड्स और सर्विस दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बारे में। गुड्स के बारे में क्या बोला था, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप के बारे में बताया था कि इन दोनों के बीच में अगर कोई भी विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये सप्लाई मानी जाएगी शेड्यूल 1 के अंडर में। ठीक है, अब ये पहले तो सबसे पहले हम देखते थे कि ये एजेंट जो है वो क्या पैरा 3 में आता है या नहीं आता। इसके लिए हम देखते थे कि इसने जो सामने वाले को कस्टमर को जो इनवॉइस दिया, वो क्या अपने नाम का दिया। अगर उसने अपने नाम का दिया है, तो इसको ये पैरा 3 में कवर हो जाएगा। इस पैरा 3 में कवर होने वाला एजेंट है, और इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को हम बोल देंगे सप्लाई, यानी सॉरी, इन दोनों के बीच के जो ट्रांजेक्शन को हम बोलेंगे सप्लाई। और बकायदा एजेंट को, जब प्रिंसिपल एजेंट को क्या देना पड़ेगा, एजेंट जब आगे सप्लाई करेगा, यानी कि एजेंट क्या कर रहा है, यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, जब ना एजेंट को दिया और एजेंट क्या करेगा, एजेंट पैसा देगा, तो उसके साथ जीएसटी भी देगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? यस। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करें, अगर एजेंट इसके प्रिंसिपल के बिहाफ पर रिसीव करता है गुड्स, तो यानी कि क्या, अगर सप्लायर ने एजेंट के नाम का अगर सप्लाई वो दिया है, क्या दिया है, इनवॉइस दिया है, तो फिर हम कहते हैं कि प्रिंसिपल और एजेंट का के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन है, उसको हम क्या मान लेंगे, बोलो ना, सप्लाई मान लेंगे। अच्छा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करते हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। मैंने क्या बोला था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं। एक तो हमने सेक्शन 7(1) किस में पढ़ा था, बी में पढ़ा था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस प्लस कंसीडरेशन उसमें होना चाहिए, चाहे बिजनेस पर्पस हो या ना हो। यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कहता था कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो, रिलेटेड पर्सन या फिर मेरी खुद की ब्रांच आउटसाइड इंडिया में हो, और बिजनेस पर्पस तो होना चाहिए ना, लेकिन कंसीडरेशन होना यहां पर जरूरी नहीं है। अगर कंसीडरेशन नहीं हुआ तो यहां पर वो सप्लाई मान ली जाती थी। ऐसा हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था। चलो, आई थिंक हमारा यहां तक पूरा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। नेक्स्ट पड़ाव हमारा क्या है, देखो, सेक्शन 7(1)(a) खत्म हो चुका है। 7(1)(a)(b)(c) हमारा खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे क्या चीज, सेक्शन 7(1)(a) पढ़ेंगे। सेक्शन 7(1)(a) क्या कहता है वेयर certain activity or transaction constitute a supply in accordance with the provisions of subsection 1। यानी कि क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है क्या, कह रहा है कि अगर ऊपर वाले 7(1)(a)(b) और C के हिसाब से, यही तय करते हैं सप्लाई है कि नहीं, अगर A, B और C के हिसाब से अगर वो सप्लाई मान ली गई है, तो हम बोलेंगे कि 1A में वो या तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। मैंने क्या कहा, या तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। कभी भी देखो, यहां पर जीएसटी में ये डिफाइन किया गया है कि गुड्स क्या है और सर्विस क्या है, क्योंकि आगे सर ये जाने क्यों कि हम क्या सप्लाई कर रहे हैं। देखो, ऊपर वाले में तो सप्लाई बोला गया है, लेकिन वो सप्लाई ऑफ गुड्स की है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस की है, किसकी सप्लाई है, क्योंकि आगे जब हम प्रोविजंस पढ़ेंगे तो वो प्रोविजंस अलग अलग होंगे। सब सर्विसेज पर प्रोविजंस अलग रखते हैं, रेट अलग लगता है, गुड्स पर रेट अलग लगता है, और उस पर प्रोविजंस अलग लगते हैं। तो दोनों के लिए हमें बाइफर्केशन करना बहुत जरूरी है कि ये गुड्स है या सर्विस है। ठीक है, तो ये यही कहता है कि भैया शेड्यूल 1 कहता है कि भाई ऊपर में अगर सेक्शन 7(1)(a)(b)(c) के हिसाब से अगर कुछ सप्लाई बना दी गई है, सप्लाई ऑलरेडी हो गई है, वो मतलब मान ली गई है, तीनों में से किसी भी सब क्लॉज में वो क्या है बताओ ना, तीनों में से किसी भी क्लॉजेज में वो क्या होनी चाहिए,
सप्लाई होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तीनों में से किसी भी क्लॉजेज में वो सप्लाई होनी चाहिए। अगर वो सप्लाई होगी तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है। ये सिर्फ और सिर्फ 1A का काम है कि वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करेगा कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है। वो ये नहीं बताएगा कि ये सप्लाई है या नहीं। ऊपर के सेक्शन जितने, ये सेक्शन 7(1) ABC ये बताएंगे कि सप्लाई है या नहीं। ये इसका काम नहीं है, 7(1)A का काम नहीं है कि ये बताए कि सप्लाई है या नहीं। ऊपर अगर सप्लाई है तो यहाँ पर गुड्स है या फिर सर्विस। ठीक है, ये कहता है कि भैया किसको रेफर करो, कहता है शेड्यूल 2 को। शेड्यूल 2 को रेफर करो ना, शेड्यूल 2 को रेफर करो। शेड्यूल 2 में जो भी एक्टिविटी लिख दी गई है, या तो वो सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस है, या तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। चलो हम कहते हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं, हम शेड्यूल 2 को रेफर करते हैं। आओ शेड्यूल 2 शेड्यूल 2 शेड्यूल 2 शेड्यूल 2 शेड्यूल 2 पे चले, शेड्यूल पे चलो, शेड्यूल पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ आ जाओ। देखो आगे, ये देखो यहाँ पर लिखा होगा कॉन्सेप्ट नंबर 6 वाला, शेड्यूल 2 लिखा होगा यहाँ पर। ठीक है, सेक्शन 7(1)A रेड विथ शेड्यूल 2 क्या कह रहा है? कहता है कि अगर ये सप्लाई मान ली गई है तो इसको सप्लाई ऑफ सबसेक्शन 1 में, अगर सबसेक्शन 1 में अगर वो सप्लाई मान ली गई है, सेक्शन 7(1) और सबसेक्शन 1 में अगर सप्लाई मान ली गई है, तो या तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी या तो सर्विस होगी। सर आगे पढ़ाओ, आ जाओ। एक्टिविटी कौन सी लिखी हुई है? सबसे पहली एक्टिविटी बात कर रहे हैं हम ट्रांसफर की। ट्रांसफर ऑफ क्या? एनी ट्रांसफर ऑफ दी टाइटल इन गुड्स। अगर मैंने कोई गुड्स को ट्रांसफर किया है, मैंने आपको सेल कर दिया ये माउस, और इसका टाइटल लिख कर दिया आपको, यानी ओनरशिप लिख कर दे दी कि ये ट्रांसफर हो जाती है आपके नाम पर, तो इसको क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। यानी कि मतलब क्या है? क्या अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, ए ने बी को ये माउस सेल किया है, ये माउस सेल किया ए ने बी को, ठीक है, और कंसिडरेशन दिया है। कंसिडरेशन दिया कितना रुपए? मान लो कि 200 रुपए का एक कंसिडरेशन दिया। लॉजिटेक का ये माउस है, 200 रुपए का है, ठीक है, वायरलेस माउस है। 200 रुपए का इसने इसको दिया और इसने उसको माउस दे दिया। ठीक है, अब ये माउस इसको पकड़ा दिया। क्या ये सप्लाई है? ए पर्सन जो है वो टैक्सेबल पर्सन है, मान लो रजिस्टर्ड पर्सन है, इसने सप्लाई किया है। और क्या ये टैक्सेबल गुड्स है? बिल्कुल टैक्सेबल गुड्स है, ये टैक्सेबल गुड्स है। और कंसीडरेशन लिया है, तो सेक्शन 7(1)A के हिसाब से क्या सप्लाई मान ली जाती है? यस, सप्लाई मान ली जाती है। अगर वह सप्लाई मान ली जाती है तो क्योंकि मैंने इसका ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि मैंने इसका ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया है, इसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। ये यहां पर बात करता है, समझ में आ रहा है क्या? बी क्या बोलता है? कहता है कि एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयर ऑफ, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब क्या है? अब मैं कह रहा हूं कि मैंने इसका टाइटल आपको ट्रांसफर नहीं किया, मैंने बोला देख यार ये मेरी चीज है, तू एक काम करना, तू कितने दे, एक दिन के लिए यूज कर ले, 20 रुपए मुझे दे दियो, एक दिन के लिए तू इसको यूज करो, मेरे को 20 रुपीज दे दियो। तो यानी मैंने कंसीडरेशन लिया, इसको आपको दिया, टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, यूज करने के लिए दिया। मैंने क्या बोला? राइट इन गुड्स। मैंने बोला कि चल यार तू ना इसको भी यूज कर लियो, राइट इन गुड्स मैंने तेरे को दे दी, भेज दिया, ठीक है ना। या फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूं तुम्हें कि हम दोनों ने, मतलब जैसे पीजी में रहते हैं, पीजी में 2 व्यक्ति रहते हैं, जैसे पीजी में रहने वाले समझते होंगे कि पीजी में 2 व्यक्ति मिलकर रहते हैं या 3 व्यक्ति मिलकर रहते हैं। ये जो कूलर है, इन्होंने कूलर वगैरह जो है अपने अपने पैसे मिलाकर किया, ठीक है, तीनों ने पैसे मिलाए और ये कूलर खरीद लिया। अब जैसे ये कूलर खरीद लिया, क्या इन तीनों का राइट जो है इस कूलर में है क्या? यस। ये तो नहीं कह सकते ना कि नहीं भाई इधर की हवा ये मेरी है, इधर से आने वाली हवा मेरी है, या नीचे से आने वाली हवा मेरी है, ऐसा कुछ नहीं ना। ये तीनों ये राइट रखते हैं कि भाई मैं भी ये इसकी हवा खा सकता हूँ, तू भी खा सकता है और तू भी खा सकता है। अब क्या हो रहा है कि ये वाला बंदा जो है ना, ये जाने वाला है पीजी से, और इनके बदले कोई और दूसरा वाला पीजी में रखते हैं इसको। अब जब रखते हैं तो ये भी हवा खाएगा क्या फ्री में? यस, नहीं, फ्री में नहीं देने देंगे। ये वाला बंदा इससे कहता है कि भाई देख, मैंने इसमें 500 रुपए लगाए थे, तू एक काम कर, अब ये 500 रुपए मुझे दे दे, ठीक है, मैं तो जा रहा हूं, मैंने तो यूज ही नहीं किया, मैं तो अभी 1 महीना भी नहीं रहा हूं, तू एक काम कर, ये 500 रुपए मुझे दे दे, और मेरा जो राइट है इसमें ये तू ले ले। समझ में आ रहा है क्या? यस। क्या कूलर की ओनरशिप उसके नाम हो गई है क्या? ना 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 ना, राइट इन गुड्स। समझ में आ रहा है क्या? अनडिवाइडेड राइट इन गुड्स उसके नाम हो गया है, वो ओनरशिप नहीं गया उसके पास क्या गया है? राइट इन गुड्स चला गया है। तो समझ रहे हो, उसके लिए मैंने पैसा चार्ज कर लिया, उसको क्या बोलेंगे? सर्विस बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। गुड्स क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ट्रांसफर ही नहीं हुआ ओनरशिप। समझ में आ रहा है क्या? यस। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है? एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। क्या बोल रहा है इस बार? क्या हो रहा है? टाइटल इन गुड्स ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ठीक है।
अंडर एन एग्रीमेंट विद स्टिपुलेटेड दैट which stipulates that property in goods pass at future date। यानी कि मतलब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भैया हायर परचेज, कोई भी सामान हम खरीदते हैं, कोई भी सामान अगर अपन हमने खरीदा और उसमें धीरे धीरे पेमेंट करते हैं हम, और उसके बाद जाके ओनरशिप ट्रांसफर होती है। देखो पहले तो हम पेमेंट करते रहते हैं, उससे उससे पहले पहले क्या, अगर अपन लोग इंस्टॉलमेंट नहीं भरेंगे, समझ में आ रहा है क्या, ईएमआई नहीं भरेंगे उस चीज की, तो वो सामने वाला बंदा लेकर चला जाएगा क्या, यस लेकर चला जाएगा। अब लास्ट में जाकर ओनरशिप मेरे नाम पर ट्रांसफर होगी, वो समझ में आ रहा है, जब मैं फाइनल पेमेंट उसकी कर दूंगा तो क्या फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर हो जाएगी ना। हाँ, जो मैं पेमेंट धीरे धीरे कर रहा हूं, क्या उस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल सर जीएसटी का अमाउंट आएगा उस पर, लेकिन वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी या सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, सर सप्लाई ऑफ गुड्स होगी, क्योंकि उसमें फाइनली ट्रांसफर तो हो ही जाएगा ना गुड्स का टाइटल। यस, समझ में आ रहा है क्या, यस। चलो, अपॉन द पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्रीड सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं लैंड और बिल्डिंग की बात करें। ऊपर हमने ट्रांसफर ऑफ टाइटल की बात की, अब हम यहाँ पर लैंड की बात करते हैं। कहते हैं कि एनी लीज पे दे दिया मैंने, टेनेंसी पे दे दिया, इजीमेंट पे दे दिया, या फिर मैंने लाइसेंस पर दे दिया। मतलब समझ रहे हो क्या, लीज का मतलब क्या है, बोलो ना, बोलो ना, मैंने क्या कहा तुमको, मैंने इसको लीज पर दिया है। लीज पर मतलब, अरे होता है ना पट्टे पर देना, यानी धीरे धीरे मैंने ये प्रेमाइसेस खरीदा नहीं, मैंने इस प्रेमाइसेस को खरीदा नहीं। जैसे होता है ना डीडीए, लीज पर एक लैंड ले लेती है, उस पर क्या करती है, डेवलप करती है अपने कमरे, घर घर डेवलप करती है और बेचती है उसको, ठीक है, या फिर उसको उसका रेंटिंग देने का क्या नाम है, उस पर बिल्डिंग बना के उसको रेंट पर देकर पैसा लेती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यस। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, लीज पर ले लेना, यानी खरीदा नहीं है उसको, उसको लीज पर ले लेना किसी एक पर्टिकुलर यूज के लिए, ठीक है, उसको लीज पे लेना। टेनेंसी पे एज अ टेनेंट मैंने उस लैंड को खरीद लिया। यहां पर लैंड की बात हो रही है, सबसे पहले किसकी बात हो रही है, एनी लैंड की बात हो रही है। यहाँ पर पहला ए बात करता है लैंड की। टेनेंसी पर ईजमेंट, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैंने उस लैंड को ले रखा। लाइसेंस, लाइसेंस मतलब गवर्नमेंट जैसे लाइसेंस देती है आपको माइनिंग वगैरह करने के लिए, कोयले की खदान के लिए, कि भैया कोयले रहेंगे इसके नीचे, तुम टेस्टिंग करो या फिर जाओ, लाइसेंस दे रहे हैं हम तुमको, कोयला निकालो इसके अंदर से। समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट के लाइसेंस के बिना नहीं होगा, ठीक है। तो लाइसेंस फीस जो गवर्नमेंट ने लिया, फिर आपसे गवर्नमेंट ने अगर लाइसेंस फीस लिया तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस का लिया, सप्लाई ऑफ गुड्स का लिया। कह रहा है कि भैया सप्लाई ऑफ सर्विस का लिया। टू ऑक्यूपाई लैंड, सप्लाई ऑफ सर्विस माने। अच्छा, लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स, चाहे बिजनेस के लिए लो चाहे बिजनेस और कॉमर्स के लिए हो, ईदर होली और पार्टली इज अ सप्लाई ऑफ। मतलब क्या है, कह रहा है कि लैंड और बिल्डिंग को जैसे लेट आउट कर देना, लैंड एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसको क्या किया, इसको लेट आउट कर दिया या फिर लीज पर दे दिया आपने, ठीक है, किसी, क्योंकि लीज पर क्यों लेते हैं, सबसे पहले ये तो बात करो ना, रेंट पर तो लेते हैं, ये तो सुना ही आपने, जैसे कि मैंने बिजनेस के लिए ये प्रेमाइसेस रेंट पर ले लिया। बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस के लिए, बिजनेस एंड कॉमर्स के लिए लिया होना चाहिए। बिजनेस एंड कॉमर्स के लिए मैंने ये क्या ले लिया, प्रेमाइसेस रेंट पर ले लिया। मैं धीरे धीरे पेमेंट कर रहा हूँ, तो जो पेमेंट कर रहा हूँ, रेंट की पेमेंट कर रहा हूँ। मान लो कि ए ने प्रेमाइसेस लिया किसी बी से, उसका प्रेमाइसेस था, उसका रेंट पर ले लिया, तो ए क्या पे करेगा, रेंट पे करेगा, और ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, प्लस 18% जीएसटी भी देगा। अरे बोलो ना, समझा या नहीं समझा, यस। किसको पे करेगा, इस बंदे को। सामने वाला पर्सन क्या है, सर्विस देने वाला बंदा, तो सर्विस माना गया। समझ में आ रहा है क्या, यस। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ आपसे, कह रहा हूँ कि उसको उसको किस चीज के लिए यूज कर सकते हो, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। कमर्शियल पर्पस मतलब जैसे दुकानें उकानें हो गई। अच्छा, इंडस्ट्रियल मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो गया, ठीक है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पावर प्लांट वगैरह लगते हैं। और यहाँ पर क्या है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स मतलब रहने वाला। समझ में आ रहा है नहीं, यस। तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। कुछ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड्स है। अच्छा, ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑफ एनी, देखो ट्रीटमेंट और प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात करते हैं जॉब वर्क की। जॉब वर्क याद आ रहा है क्या, जॉब वर्क याद आ रहा है क्या आपको, मैंने कुछ बताया था यहाँ पे, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड, किसी दूसरे पर्सन के गुड्स पर मैंने कुछ अप्लाई किया है, उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। जैसे कि मैंने क्या बोला, कह रहे हैं कि एबीसी लिमिटेड क्या करता है, एक टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है, कपड़ा मैन्युफैक्चर करती है, और कपड़ा मैन्युफैक्चर यानी साड़ी बनाने का काम है इसका। तो साड़ी के लिए उसने कपड़ा खरीदा, और बी लिमिटेड को नहीं, ये मानो कि एक्स वाई जेड लिमिटेड को इसने क्या कहा कि भाई एक काम कर, इस पर ना, इस
कपड़े पर ये बॉर्डर बॉर्डर बना, इस पर है ना ये फूल वगैरह जो बनाते हैं ना, साड़ियों पे फूल होते हैं, उनको बना। तो यानी कि जो बॉर्डर कढ़ाई बुनाई का काम है ये तू करके मेरे को वापस कर दे। समझ में आ रही है? अच्छा, इस पर्सन ने किया क्या क्या, देखो पेंट तो एंसिलरी एक्टिविटी, छोटा मोटा पेंट लगेगा कोई दिक्कत नहीं, बट मेन काम क्या है इसका? इसका मेन काम है कढ़ाई बुनाई करके दूसरे के गुड्स, अनदर पर्सन के गुड्स पर इसने अपनी सर्विसेज दी है। इसको बोला जाता है जॉब वर्क। ठीक है, जॉब वर्क बेसिस पे। समझ में आ रहा है ना? कोई एक काम, पर्टिकुलर काम हम क्यों करें? मेरे को एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, अरे समझ रहे हो क्या? मेरे को एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, पेंट लाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, इतने सारा खर्चा काहे को? आउटसोर्स कर दो। तो ये वाला काम जो है, मैंने अपना प्रोडक्ट भेजे और वो उसने मेरे प्रोडक्ट पर छाप के दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस। अगर मैं बोलूं एक काम कर, ये कैलकुलेटर मैंने बाहर से परचेज किया, इस कैलकुलेटर पर तू एक काम कर, मेरे प्रिंटिंग करके दे, मेरा लोगो प्रिंट करके दे, तो दिस इज कॉल्ड क्या? मेरे चीज पर उसने उसने क्या प्रिंटिंग करके दिया खाली। तो ये क्या चीज है? क्या जॉब वर्क है कि नहीं? यस, जॉब वर्क है। तो क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है? सर सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, तो यानी कि सर्विस प्रोवाइडर कौन हुआ? एक बात बताओ ना, क्या ये जॉब वर्कर जो काम कर रहा है मेरा, तो वो कौन हो गया? सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है ना? यानी कि वो सप्लायर हो गया, सप्लायर ऑफ सर्विस। और ये कौन हो गया? रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। ठीक है, हमेशा पेमेंट कौन करता है? रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, ये पेमेंट करेगा इसको। और जब ये पेमेंट करेगा और ये वाला बंदा सप्लायर हमेशा इनवॉइस देगा, सप्लायर हमेशा इनवॉइस देता है ना, तो इनवॉइस देगा, ये इसको पेमेंट करेगा। तो जो पेमेंट करेगा अमाउंट प्लस एसटी पेमेंट ना पड़ेगा, अगर ये जॉब वर्कर क्या है? रजिस्टर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो आगे बात करें। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स का मतलब क्या है? कह रहा है कि वेयर द गुड्स, अब यहां पर क्या कह रहे हैं? बिजनेस के एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका ट्रांसफर कर दिया। ए में कहता है कि भाई ओनर के कहने पर अगर आपने परमानेंटली किसी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, क्या कह रहा है? परमानेंटली किसी एसेट्स को मैंने अगर ट्रांसफर कर दिया, सर हमने कहीं और भी पढ़ा था ये बिजनेस एसेट, शेड्यूल 1 में पढ़ा था क्या? परमानेंट ट्रांसफर जिस पर आईटीसी ले लिया जाता है विदाउट कंसीडरेशन भी सप्लाई माना जाता है। यस, माना जाता है। लेकिन यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि बिजनेस एसेट्स को अगर आपने क्या दिया है? परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया, बिजनेस एसेट्स को, एसेट्स ऑफ बिजनेस को आपने परमानेंटली, किसके कहने पर? कह रहे पर्सन कैरिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग, यानी कि ओनर ने किया। सिंपल, ये लैंग्वेज ऐसी लिखता है। ठीक है, तो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज बिजनेस, मतलब हो गया कि परमानेंट ट्रांसफर कर दिया कि कभी भी, ये क्या लिख रहा है? कहता है कि डायरेक्शन ऑफ द ओनर, ओनर के कहने पर ऐसा ट्रांसफर किया कि वो कभी भी हमारे बिजनेस एसेट्स का पार्ट नहीं बनेगा। मतलब सिंपल है ना, कि ओनर के कहने पर क्या परमानेंट ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो कहता है कि वेदर और नॉट फॉर कंसीडरेशन, चाहे कंसीडरेशन के लिए हो या कंसीडरेशन के लिए ना हो, सच ट्रांसफर और डिस्पोजल इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। उस सप्लाई, अरे बिजनेस एसेट्स को, अगर बिजनेस एसेट गुड्स है ना, बिजनेस एसेट्स को अगर मैंने ट्रांसफर किया तो वो और परमानेंट ट्रांसफर कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है? कहता है कि सप्लाई बताता है या फिर ये बताता है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है? सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है? अगर मैंने पैसा लिया रहेगा, अच्छा एक बात बताओ, यहां पर लिखना, यहां पर मैं क्या लिखवाता हूं तुमको, एक सेकंड, यहां पर लिखो, देखो यहां पर ऐसा करके लिखना, परमानेंट ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। ठीक है, प्लस आईटीसी अवेल्ड, आईटीसी ले लिया है, ये क्या हो जाता है? क्या ये सप्लाई है? यस, सप्लाई है। किसके कहने पर सप्लाई है? कौन सा सेक्शन बताओ ना? शेड्यूल 1 का पैरा नंबर, पैरा 1 के हिसाब से ये सप्लाई बन जाती है। ठीक है, अब अच्छा, क्या ये विदाउट कंसिडरेशन है? यस, विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन यहाँ पे ऐसे लिख लेना, कंसिडरेशन नहीं है, तो इसके हिसाब से बन गया। अब मैं बोल रहा हूँ परमानेंट ट्रांसफर हो गया, परमानेंट ट्रांसफर हुआ बिजनेस एसेट्स का। ठीक है क्या? और प्लस कंसीडरेशन भी लिया मैंने अपने बिजनेस का ये माउस, ये कि मैंने बिजनेस के लिए खरीदा था, तो बिजनेस के लिए खरीदा था मैंने, इसको ट्रांसफर कर दिया किसी और के नाम पे, और उससे क्या ले लिया? कंसीडरेशन ले लिया, मैंने पेमेंट ले लिया उससे। तो क्या ये सप्लाई होगा? यस। सेक्शन कौन सा है?
सेक्शन 7(1)(a), अरे कंसीडरेशन लिया तो सेक्शन 7(1)(a) के हिसाब से ही सप्लाई बन गया ना। यस, ऊपर सप्लाई बन गया। अब मैं बात करता हूं यहां पर क्या, ये जो चीज है ऊपर सप्लाई बन गया, सेक्शन 7(1)(a)(b)(a) के हिसाब से सप्लाई बन गया क्या? यस, सेक्शन 7(1)(a) के हिसाब से वो सप्लाई बन गया है। ये दोनों चीज हो गए क्या? यस, दोनों चीज हो गई। अब मैं यहां पर क्या बात करता हूं आपसे, ऊपर के मामले में ये कह रहा है कि भैया ये जो पैरा 4 है किसका, शेड्यूल 2 का, वो कह रहा है कि भैया ऊपर सेक्शन 7(1)(a)(b)(c), ये सी के हिसाब से, सेक्शन 7(1)(c) के हिसाब से अगर सप्लाई हो जाती है तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। सिर्फ इतना कहता है कौन सर, शेड्यूल 2 का पैरा 4। समझ में आ गया? शेड्यूल 2 का पैरा 4 जो है सिर्फ इतनी सी ही बातें करता है। समझ में आ गया? यस। अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, इतनी सी ही बातें करता है, ठीक है। अगर यहां पर मैं बोलूं कि परमानेंट ट्रांसफर किया विदाउट कंसीडरेशन किया बट आईटीसी अवेल नहीं किया, तो क्या ये सप्लाई माना जाता है? नो सप्लाई सर, नो सप्लाई। जब नो सप्लाई होगा तो एक बात मेरे को बताओ कि क्या क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस की बात होगी क्या? ना भैया ना। सर यहां पर क्यों लिखा है फिर कि सब वेदर फॉर कंसीडरेशन और नॉट? अरे उन्होंने यहां पर लिखा है, मेंशन किया है, कोई दिक्कत नहीं ना। उन्होंने कहा कि चाहे उसने कंसीडरेशन लिया हो या नहीं लिया हो, बट इस पैरा का की औकात कितनी है, इस पैरा की औकात क्या ये बताना है कि ये सप्लाई है या नहीं, या फिर इसका औकात सिर्फ इतना है कि ऊपर से अगर ये सप्लाई बन गई है तो हम इसको, ऊपर अगर ये सप्लाई बन गई है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको, ऊपर अगर ये सप्लाई बन गया है तो हम इसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं किस चीज की, हम बात करते हैं यहां पर कि वेयर बाय under the direction of a person carrying on a business, goods held or used for the purpose of the business are put to any use, प्राइवेट यूज के लिए put to any प्राइवेट यूज। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है ये वाला? ये कहता है कि ऊपर वाले में क्या बोला, कह रहा है कि बिजनेस एसेट्स को हमने क्या कर दिया, परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया किसी और को। समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो उसको बोला गया सप्लाई ऑफ गुड्स है। यहां पर कहता है कि परमानेंट ट्रांसफर नहीं किया बिजनेस एसेट्स को, आप है ना इसको किसी प्राइवेट यूज के लिए दे देते हो। हाँ, किसी प्राइवेट यूज के लिए दे देते हो, और उसके बाद कहते हो कि और एक चीज के लिए क्या कह रहा है कि फॉर एनी पर्पस अदर देन द पर्पस ऑफ बिजनेस, मैं एग्जांपल लेता हूं आपको। देखो क्या बोलते हैं, बिजनेस एसेट्स को किसी प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर लिया। मान लो कि मैंने कहा कि भाई मेरा छोटा वाला भाई कहता ब्रदर, मैंने कहा हाँ, मैंने कह रहा कि मेरे को लैपटॉप की जरूरत है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। मैंने कहा मेरा तो बिजनेस एसेट्स है, ठीक है, तो मेरे पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या कहा, एडिशनल लैपटॉप पड़ा हुआ, उसको मैंने यूज करने के लिए दे दिया। वो कहता है कि मेरे को मैडम ने दिया है क्या, प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसको प्रोजेक्ट तो बनाना था, अब प्रोजेक्ट बनाना था, उसने मेरा बिजनेस एसेट्स यूज कर लिया। यानी कि क्या ये जो मैंने लैपटॉप परचेज किया था बिजनेस के लिए, इसको मैंने प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर लिया। यस, यहां पर ये कहता है कि प्राइवेट पर्पस के लिए अगर आपने यूज कर लिया है तो आप पर जीएसटी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं, उसको हम सप्लाई ऑफ क्या मान लेंगे, सर्विस मान लेंगे। क्या बोल रहे हैं, उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे, ठीक है ना। या फिर अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर एनी पर्पस अदर देन द पर्पस ऑफ द बिजनेस, कह रहा है एनी पर्पस अदर देन द पर्पस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, यानी कि अदर देन द पर्पस ऑफ बिजनेस मतलब मान लो कि मेरा क्या है, मेरे घर पे मेरे यहाँ पर ऑफिस में ना बहुत सारे चेयर्स वगैरह पड़े हुए हैं, चेयर्स टेबल्स वगैरह पड़ी हुई है। अब मेरे पड़ोसी को क्या करना है, इसको उसका बर्थडे पार्टी है, कह रहा है कि भाई हमारे लड़के का बर्थडे है, तन्ने भी आना है, थारी लुगाई ने भी आना है और थारे बच्चे ने भी आना है। मैंने कहा ठीक है भाई, अच्छा बता फिर क्या करना है। कहता बट एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है भाई, बता। कह रहा है कि भाई थारे पास कुछ चेयर का जुगाड़ हो जाएगा क्या? मैंने कहा हाँ है, मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ है, वो ले ले। कह रहे कि चलो ठीक है दे दे, ये जुगाड़ अच्छा हो जाएगा। तो मैंने उसको अपने बिजनेस के
जो चेयर वगैरह है उसको उठा के दे दिया उसको। मैंने कहा ये एक काम कर, ये जो बिजनेस के एसेट्स हैं वो तू ले जा और यूज कर। तो क्या बिजनेस के एसेट्स को मैंने किसी और पर्पस के लिए यूज करवा दिया? यस, करवा दिया। यहां पर कहता है कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस है और आपको जीएसटी आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस। चाहे आप कंसिडरेशन लो चाहे आप कंसिडरेशन मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर यह पहचानेंगे कि देखो जीएसटी का दायरा बहुत बड़ा कर दिया गया है। यहां पर इन्होंने सिर्फ इतना बताना है कि भाई, यहां पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना बताना है कि, बताओ ना, कि इस पर जीएसटी लगता है। अब वो पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए वो तो बात अलग है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस, वो बात अलग है। वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन, देखो लैंग्वेज यहां पर चेंज नहीं की है। वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन ही यूज और मेकिंग अवेलेबल ऑफ सच गुड्स, यूज करने के लिए दिया है तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया। यानी कि अगर मैं मान लो कि मैं कहता हूं कि मैंने उससे कुछ चार्ज कर लिया, मैंने अपने ऑफिस का ये दिया और उसको यूज करने के लिए दे दिया और उससे कुछ चार्ज कर लिया, तो सप्लाई बन जाएगी। जब वो सप्लाई बन जाएगी तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है? तो यहां पर ये बोलता है सप्लाई ऑफ सर्विस है। समझ में आ गया क्या? यस। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, कह रहा है वेयर एनी पर्सन सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। कह रहा है कि भैया अगर कोई बंदा टैक्सेबल पर्सन, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, खुद ने कैंसिल करवा दिया या फिर गवर्नमेंट ने देखा और उसका कैंसिल करवा दिया, क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। तो जब वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा, उसने बोला कि एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ असेट्स ऑफ बिजनेस, यानी कहता है कि कोई भी बिजनेस एसेट्स पड़ा होगा ना उस वक्त तेरे पास, कोई भी स्टॉक है या फिर कोई माउस है, कोई टेबल है, कोई चेयर है, ठीक है, तो उसको मान लिया जाएगा, उसको डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। क्या बोल रहा है वो समझ में आ रहा है? कह रहा है उसको डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा कि देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं रजिस्टर्ड पर्सन, कब? आज के टाइम पे मैं ये जो हूं मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, ठीक है। अब मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, जैसे ही मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, क्या मैं सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन हो गया? क्या मैं अब टैक्सेबल पर्सन रहा? ना भैया ना, मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा। मैं सामने वाले से क्या नहीं ले सकता? अब जीएसटी नहीं ले सकता हूं। समझ में आ रहा है क्या? तो वो कह रहा है कि जिस दिन तुम जीएसटी नहीं लोगे, यानी कि मतलब कि तुम टैक्सेबल पर्सन नहीं रहे, उस दिन तुम्हारे पास जितने भी एसेट पड़े रहेंगे, क्योंकि जब मैं टैक्सेबल पर्सन था, मैंने एसेट खरीदा था, तो उसका इनपुट के मजे लेता था। मैंने इनपुट बुक कर देता था ना, सामने वाले से आउटपुट लेता था, मतलब सामने वाले से जो टैक्स था वो कलेक्ट करता था, जो कि मेरा आउटपुट टैक्स होता था। उसमें से मैं यूज कर देता था क्या? इनपुट टैक्स को यूज कर देता था और बाकी की रिमेनिंग पेमेंट को करता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम कह रहे हैं कि जब मैंने ये बेनिफिट लिया करता था, अब मैं धंधा बंद करके जा रहा हूं, तो वो जो तुमने इनपुट का कम कम बेनिफिट, मतलब तुमने जो कम पे कर दिया ना, उसका बेनिफिट तो हमारा चला गया। मतलब गवर्नमेंट तो कहती है कि भैया तुमने बिना बात का बेनिफिट ले लिया। वरना हर बंदा यही करेगा, जब उसको खरीदना रहेगा वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, समझ गए, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले जाएगा और फिर उसके बाद धंधा बंद कर देगा अपना। समझ में आ रहा है? तो उसने बोला कि जब भी ऐसा सिचुएशन हो जाएगा तो मान लिया जाएगा कि तुमने सप्लाई कर दिया अपने सारे के सारे बिजनेस एसेट्स बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए ही, इमीडिएटली बिफोर ही सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। यानी कि क्या कह रहा है? कह रहा है कि जस्ट उससे पहले, जिस वक्त तुम्हारा क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, उससे पहले मान लिया जाएगा, क्या उससे एक दिन पहले ही मान लिया जाएगा कि तुमने सारे के सारे जो अपने बिजनेस एसेट्स थे उसको सेल कर दिया। और सेल कर दिया यानी सप्लाई कर दिया, तो क्या देना पड़ेगा आपको? जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि यू आर द टैक्सेबल पर्सन। आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। सप्लायर, आप बन गए हो सप्लायर, और सप्लायर पर ही तो जीएसटी की लाइबिलिटी है, चाहे सामने वाला दे या ना दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कह रहा अनलेस, कह रहा ऐसा नहीं होगा। तो जैसे ही यहां पर क्या बोला गया कि भैया सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन जब वो बनेगा, तब हम कहेंगे कि भैया उसको मान लिया जाएगा कि उसने सप्लाई कर दिया है। तो जब उसने मान लिया जाएगा कि उसने सप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं माना जाएगा जब आप ना एज अ गोइंग कंसर्न उसको ट्रांसफर कर दो किसी दूसरे बंदे को। एज अ गोइंग कंसर्न, ये जो बिजनेस है एज अ गोइंग कंसर्न किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दो। देखो धंधा चलता रहेगा तो गवर्नमेंट के पास अपना हिस्सा जाता रहेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? टैक्स टैक्स कलेक्शन होती रहेगी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि फिर तुम पर ये बर्डन नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर और दूसरा क्या है, और दूसरा कह रहा है कि तुम्हारे ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने वो धंधा चालू कर दिया हो। आगे कह रहा है कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, जिसको टैक्सेबल पर्सन मान लिया जाएगा और उससे फिर हम टैक्स की कलेक्शन करके चलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो दो केसेस, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बंद नहीं होना चाहिए,
अगर आपने मतलब एम्प्लॉयमेंट बंद कैसे होगा, जब आपने धंधा बंद कर दिया। कह रहा है कि भाई अपना धंधे को जब तुम बंद करोगे, सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, समझ में आ रहा है क्या? तो हम क्या कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करूंगा ना, मैं जब धंधा ही नहीं कर रहा तो मैं रजिस्ट्रेशन लेके क्या करूंगा। तो कह रहा है कि भाई जितना भी बिजनेस एसेट्स हैं वो सारे के सारे मान लिए जाएंगे कि आपने सप्लाई कर दिया, डीम्ड सप्लाई मान ली। ऐसा नहीं माना जाएगा, कब? जब आपने अपना बिजनेस किसी दूसरे पर्सन को एज अ गोइंग कंसर्न यानी चलता हुआ बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, या फिर तो सामने वाला बंदा क्या हो जाएगा, अपना रजिस्ट्रेशन लेगा और तुम अपना कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे फिर हम जीएसटी की बात करके चलेंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर आपका ही खुद का रिप्रेजेंटेटिव चला रहा है, समझ में आ रहा है क्या, खुद का ही रिप्रेजेंटेटिव चला रहा है, तो हम उससे फिर वो टैक्सेबल पर्सन मान लिया जाएगा और उससे हम टैक्स की बात करके चलेंगे, आपसे हम टैक्स की बात नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? चलो देखो क्या बोलता है, एक एग्जांपल पढ़ लो इसमें। अरुण अ ट्रेडर इज वाइंडिंग अप हिज बिजनेस, अपना बिजनेस जो है वो बंद कर रहा है। एंड एनी गुड्स लेफ्ट इन द स्टॉक, जो भी कुछ गुड्स है स्टॉक में, डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम, मान लिया जाएगा कि उसने सप्लाई कर लिया। एक्सेप्शन कह रहा है कि अगर उसने एज अ गोइंग कंसर्न किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया तो ऐसा नहीं माना जाएगा, या फिर उसके पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ने ये बिजनेस जो है वो कैरी ऑन कर लिया है, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस का क्या मतलब है? फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, नेमली रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल। जैसे अब यहां पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो पैरा 5 है ना, पैरा 5, अब पैरा 5 का काम क्या है, वो पैरा 5 क्या कह रहा मैं कुछ एक्टिविटी बताता हूं, ये सारी की सारी ना, सारी की सारी सप्लाई ऑफ सर्विस है। समझ में आ रहा है क्या? इसमें गुड्स के बारे में मैं कोई भी बात नहीं करूंगा, जितनी भी मैंने बताऊंगा सप्लाई ऑफ सर्विस है। कह रहा है कि रेंटिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पर देना, कहता सप्लाई ऑफ सर्विस है। एक ही पता लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल की अगर मैं बात करूं तो वो शेड्यूल 3 से बाहर है, पता है ना, जीएसटी नहीं लगता है। सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, यानी लैंड और बिल्डिंग की सेल परचेज पर नहीं लगता है जीएसटी। समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर वो कह रहा है नीचे देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स कोई भी बिल्डिंग बना दी, या फिर सिविल स्ट्रक्चर यानी ब्रिजेस वगैरह, डैम वगैरह, टावर वगैरह, ये सारी चीज लगती है ना, वो सारे, ठीक है, इनको बना दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाते हैं, सिविल स्ट्रक्चर्स उनको बोलते हैं। कहते हैं कि वो बना दिया आपने, इंक्लूडिंग द कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर। क्या बोल रहा है? कह रहा है इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर, होली और पार्टली, except where entire consideration has been received after issuance of completion certificate wherever required by the competent authority or after its first occupation whichever is earlier। मतलब क्या है सर? सर समझ में नहीं आया, बताता हूं। देखो क्या कह रहा है, वो क्या कहता है कि एक ना बिल्डिंग है, ठीक है, आपको बनाना, आजकल चलता क्या है कि एक प्लॉट जो है वो बिल्डर खरीद लेता है, और बिल्डर खरीदने के बाद यहाँ पर लेंटर वगैरह का काम शुरू कर देता है, ये प्रोजेक्ट बनाना चालू कर देता है, लेंटर वगैरह बिछवा देता है, कुछ 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 कुछ, या फिर एक छत माला माला ऐसा बिछवा देता है, ठीक है। और कहता है क्या है कि ये प्रोजेक्ट चालू हो चुकी है, आप चलते चलते, ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है, आप ना अपने फ्लैट्स बुक कर लो, अब मैं ये फ्लैट बनाने वाला हूं और बेचने वाला हूं, तो आओ। और आपने देखा होगा कि चलते चलते बिल्डर क्या कहता है, पैसे दो मुझे, अरे मेरे पास पैसा आएगा तब मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा, तो यहां पर अभी मैं आपको बहुत ही कम रेट में आपको दे दूंगा, जब बन जाएगा तब तो मैं ज्यादा रेट में दूंगा आपको। एक काम करो ना, आपको मैं कम रेट में बुक करके देता हूं ये फ्लैट, आप अपना दूसरा माला जो है उसको बुक कर लो, हवा में जो अभी माला है उसको बुक कर लो, जो पहला माला है, तीसरा माला है, उसको बुक कर लो। तो ऐसा लोग करते हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसा लोग करते हैं। तो यानी कि क्या बोल रहे हो, आप बिल्डर को पहले ही पैसे दे दोगे, आप बिल्डर को पहले ही पैसा दे दोगे, अब बिल्डर आपके लिए वो काम करेगा, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस के दायरे में रख दिया गया है। समझ में आ रहा है क्या? क्या ये फ्लैट बना है क्या यहाँ पर? नहीं, कोई फ्लैट नहीं बना, बट वो कह रहा है कि तीसरा माला आपका है, कोई फ्लैट नहीं बना अभी तक। अब वो जब वो तीसरा माला बना देगा और आपको दे देगा पैसे, तो फिर क्या हो जाएगा? बोलो ना, तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर वो उसको कहेंगे सेल ऑफ फ्लैट। समझ में आ रहा है? तो इंटेंडेड फॉर सेल नहीं कहेंगे, यहां पर बोला है कि उसने कह रहा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वगैरह किया, कुछ भी किया, सिविल का कंस्ट्रक्शन किया, इंक्लूडिंग बिल्डिंग वगैरह, वो कह रहा इंटेंडेड फॉर सेल टू द बायर, यानी कि उसके बनने से पहले उसको पैसा पे कर दिया, उसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस, तो जीएसटी आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन 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 अगर आप मतलब क्या बोला, जब कंसीडरेशन ना, पूरा का पूरा कंसीडरेशन, यानी कुछ भी आपने एडवांस में पे नहीं किया, सारा का सारा कंसीडरेशन कब पे किया है? फर्स्ट ऑक्यूपेशन और
फर्स्ट ऑक्यूपेशन, यानी फर्स्ट ऑक्यूपेशन मतलब जो जिसने आपसे खरीदा है फ्लैट वाला, मान लो मैंने एक बिल्डिंग, मैंने कोई एक फ्लैट परचेज किया, तो पूरा का पूरा जब बन गया उसके बाद मैं जाके रहा, तो बोलते हैं फर्स्ट ऑक्यूपेशन। और जैसे ही मेरा पोजीशन उसने मेरे हाथ में दिया, मैंने तब उसको पूरी की पूरी पेमेंट की, एडवांस में कुछ भी पेमेंट नहीं की थी, पूरा का पूरा बन चुका था कमरा, ठीक है। या फिर उसका फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया, या फिर उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जब इस फ्लैट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मान लो ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट यहां पर आ गया, तो कह रहा है कि भाई दोनों में से जो भी पहले की डेट है, मैंने बोला कि ये पहले की डेट है और इसके बाद ही मैंने पूरा का पूरा कंसिडरेशन, यानी कि मतलब क्या, अगर अगर कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट सीसी पहले मिल गया, मतलब क्या फ्लैट रेडी हो चुका है, यस। जब फ्लैट रेडी हो चुका है और फिर उसके बाद मैंने पैसा दिया, तो फिर सेल ऑफ फ्लैट हो गया ना, यस। या फिर मेरा फर्स्ट ऑक्यूपेशन, यानी कंस्ट्रक्शन फ्लैट नहीं आया, यानी कि जैसे मान लो 3 BHK बनना था, अब 3 BHK बनना था तो इसमें एक रूम रेडी हो गया, बाकी 3 रूम रेडी नहीं हुए हैं। मैंने कहा कि मेरे को पोजीशन दे दो, हम ये 3 रूम रहेंगे, हम देख लेंगे कि आप क्या क्या माल लगा रहे हो उसमें, हाँ हमको देखना है ये सब चीज। अब जब ये सब चीजें भी देख लेंगे, और ये छोटा छोटा फ्लैट ये अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है ना, तो अब जब ये अंडर कंस्ट्रक्टेड है, तो क्या मैं ये सब चीजें कर लूंगा क्या, बोलो ना। ये सब चीजें क्या फर्स्ट ऑक्यूपेशन पहले हो गया क्या, यस फर्स्ट ऑक्यूपेशन पहले हो गया और सीसी बाद में। और इससे पहले कौन सा, विच एवर इज अर्लियर, तो दोनों में से अर्लियर है फर्स्ट ऑक्यूपेशन, और फर्स्ट ऑक्यूपेशन के बाद अगर मैंने पूरी की पूरी पेमेंट दी है, समझ में आ रहा है क्या, उसके बाद मैंने फर्स्ट ऑक्यूपेशन के बाद मैंने पूरी पेमेंट दी है, कहूंगा क्या, बोलो ना। तो मैं बोलूंगा कि उस पर कोई भी मतलब उस पर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा, एक्सेप्शन बोलो ना, एक्सेप्शन, उस पर जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि उसको सप्लाई ही नहीं माना गया है, ठीक है। समझ में आ गया क्या, यानी कि सिंपल शब्दों में बोलूं कि सेल कर दिया फ्लैट को, यानी आफ्टर कंस्ट्रक्शन और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर के बाद अगर पूरी की पूरी पेमेंट दी है आपने, तो फिर वो उस पर जीएसटी के दायरे में नहीं आता। लेकिन फॉर इंटेंडेड फॉर सेल अगर आपने किया और उससे पहले पहले कुछ ना कुछ पे कर दिया है, तो फिर वो जीएसटी के दायरे में आ जाए, ठीक है। कह रहा है कि भैया 1.2 करोड़ की प्रॉपर का एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें से 90 lakhs पर यूनिट वर रिसीव्ड बिफोर द इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड बैलेंस आफ्टर कंप्लीशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलो नेक्स्ट मैं बात करता हूं। कह रहे हैं टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब क्या हो गया, फ्रॉम टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ पेटेंट। पेटेंट मैंने अपने नाम कर रखा था, कोई भी इन्वेंशन किया तो उसके नाम का पेटेंट मैंने अपने आप कर रखा था, और जब मैंने पेटेंट अपने नाम किया वो किसी और को ट्रांसफर किया, मैंने लगा चल ठीक है तू ये जो है पेटेंट को यूज कर, और उस पेटेंट मतलब तू भी मैन्युफैक्चरिंग करके बेच सकता है, बट उसका मेरे को पेटेंट का पैसा दे। तो पेटेंट का मैंने पैसा लिया, वो क्या चीज है, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाए, ठीक है ना। कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरी, अगर जैसे ये नोट्स है, मैंने कहा कि सर ये जो है ना, ये नोट्स आपके अच्छे लग रहे हैं, मेरा ही कोई फ्रेंड है, वो कह रहा है कि सर आपके नोट्स अच्छे लग रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, तो कह रहा है मैं यूज कर लूंगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज कर, मैंने ठीक है तू अपने यहाँ पे यूज कर, पर इतना पैसा मेरे को दे दियो। तो यानी कि ये क्या चीज हो गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करने के मुझे पैसे दिए, तो मैंने क्या दिया उसको, सप्लाई ऑफ सर्विस दी, और जो मैंने पैसा चार्ज किया उस पर, जो सर्विस पर मैं जीएसटी रेट लगाऊंगा, कौन सा, सप्लाई ऑफ गुड्स का लगाऊंगा, सर्विस का लगाऊंगा, सर सर्विस का लगाऊंगा, सर्विस है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। फिर अब बात करता है, कहता है डेवलपमेंट करा लो, किस चीज का, कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। कहता है कि अगर तुम सॉफ्टवेयर को डेवलप करा रहे हो, डिजाइन करा रहे हो, प्रोग्रामिंग करा रहे हो, या फिर कस्टमाइज करा रहे हो, या फिर अडेप्शन करवा रहे हो, अपग्रेडेशन करा रहे हो, एनहेंसमेंट करा रहे हो किसी चीज का, या फिर इंप्लीमेंटेशन करा रहे हो, डेवलप कराना मैंने डिजाइन करवाना, प्रोग्रामिंग करवाना, उसकी कस्टमाइज करवाना कि मेरे को ये फीचर चाहिए, ठीक है, और अडेप्शन करवाना, ठीक है, और उससे मतलब अपग्रेड करवाना एज पर, जैसे धीरे 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 टाइम पीरियड हो, ये वाले फीचर्स भी आ गए भैया इसमें डाल, ठीक है। तो ये सब चीजें करने पर तो क्या हो जाएगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें लिखी हुई है सारी सप्लाई ऑफ सर्विस ही। agreeing to the obligation or to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or एक्ट और सिचुएशन को क्या किया, टॉलरेट किया, या फिर टू डू एन एक्ट, इसके लिए अगर मैंने कोई पैसा चार्ज किया है तो वो तो सप्लाई मानी जाएगी। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरी दुकान है, मेरी दुकान के सामने कोई एक कार पार्क करके चला गया, तो मेरे को इरिटेशन होगी नहीं होगी, यस भाई कार हटा अपनी, मेरा कस्टमर आएगा, कहता कि भाई एक काम करते हैं, आप मेरे से ना, मैं अभी जस्ट 5 मिनट में आ रहा हूँ, बैंक में से मेरे को पैसे निकालने, 5 मिनट में आ रहा हूँ सर, आप मेरे से ना 500 रुपये ले लेना, तो जा भाई 500 रुपये मिलेंगे मेरे को, 5 मिनट का कार देखने को। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कह रहा सर थोड़ा सा ध्यान भी दे लेना, मैंने बोला चलो अरे कोई टेंशन नहीं, जाओ जाओ जाओ। समझ में आ रहा है, तो मैंने किसी एक्ट को करने का पैसा लिया, कंसिडरेशन लिया,
तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है या मतलब देखने का, समझ में आ रहा है क्या? तो क्या हो गया वो सप्लाई ऑफ सर्विस। मैंने कहा था, मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने टॉलरेट किया था कि ऊपर के माले में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, रात में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अब यहां पर मैंने टॉलरेट किया उसको और उसने मेरा ये फ्री में इंटीरियर बना कर दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस। क्या उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया था क्या? यस, उसको सप्लाई माना गया था, बट अब सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा उसको। उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ऊपर वाले में तो वो बोल रहा था कि उसको कंसिडरेशन माना जाएगा, उस चीज को, पर्टिकुलर चीज को कंसिडरेशन माना जाएगा। और जैसे कंसिडरेशन हो गया, उसको बिजनेस पर्पस, सामने वाले ने अपने बिजनेस पर्पस के लिए किया था, तो सप्लायर ऑफ सर्विस हो गया वो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो सामने वाले ने जिसने मेरे को दिया था ये कंस्ट्रक्शन की सर्विस, तो वो सप्लायर ऑफ सर्विस हो गया, यानी कि उसने मुझे सर्विसेज दी। ठीक है, आ जाओ। अब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, कह रहा हूं कि भैया ट्रांसफर ऑफ दी राइट टू यूज एनी गुड्स, कह रहा है कि ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स, कह रहा है किसी को भी कोई भी गुड्स को यूज करने का राइट दिया मैंने, यूज करने का। ऊपर क्या था? राइट इन गुड्स दिया था, यानी कि अपन लोगों ने खरीदा था, तीन लोगों ने खरीदा था, तीन लोगों ने खरीदा था और उसने अपना वाला राइट जो था वो बेच दिया था, तो उसको बोलते हैं कि सप्लाई ऑफ सर्विस किया उसने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको बोलते हैं हम सप्लाई ऑफ सर्विस। अब मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, राइट इन गुड कह रहा है यूज करने के लिए दिया। एक तो राइट इन गुड्स मतलब कि भाई खरीदा था और अपना राइट बेच दिया उसमें से, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये है ही मेरी, और मैं इसको क्या कह रहा हूं, एक काम करना, तू इसको लेकर जा और यूज कर ले, इसको यूज कर ले और मुझे कितना रुपए दे दियो? 50 रुपए दे दियो, ठीक है। एक दिन का 50 रुपए दियो, इसको यूज करने, यूज करके मतलब यूज कर ले। यानी कि किसकी चीज के लिए कह रहा? कैश में, डेफर्ड पेमेंट में, और किसी भी चीज के लिए। तो क्या बोलेंगे उसको? जैसे मशीन दे दिया हमने हायर पे यूज करने के लिए, ठीक है, तो क्या बोला? हायर मतलब, हायर मतलब धीरे धीरे मेरे को पेमेंट दे देना, ठीक है। तो उस पर यूज करने के लिए दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ, ठीक है। सिक्स्थ पैरा क्या बोलता है? कहता है कि कॉम्पोजिट सप्लाई की बात करता है, कॉम्पोजिट सप्लाई की बात करता है। समझ में आ रहा है क्या? कह रहा है कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब क्या है? देखो अब यहां पर कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब एक और एक से ज्यादा गुड्स की बात कर रहे हैं। मैंने सामने वाले को क्या दिया? एक गुड्स भी दिया, सर्विस भी दिया। समझ में आ रहा है क्या? उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। गुड्स दिया या फिर गुड्स प्लस सर्विस, उसको बोलते हैं क्या? कॉम्पोजिट सप्लाई। आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 में लिखा हुआ कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के बारे में। समझ में आ रहा है क्या? देखो ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक है, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। समझ में आ रहा ना? इसको अच्छे से पढ़ना, इसको अच्छे से पढ़ा, आगे सब कुछ समझ में आने लगेगा। क्योंकि पहले मेन तो सप्लाई है ना, कि सप्लाई प्रूव होते ही फिर हम जीएसटी की बात करेंगे उस पर। तो ये कह रहा है कि भैया सप्लाई क्या है। ऊपर सेक्शन 7(1) A B C बोलता था कि सप्लाई क्या है। सी बोलता था कि भैया कि अगर शेड्यूल 1 को रेफर कर लो और शेड्यूल 1 में जो भी एक्टिविटी है विदाउट कंसिडरेशन भी होंगी, तो भी हम उसको क्या मानकर चलेंगे? सप्लाई मानकर चलेंगे। बराबर है। अब यहां पर क्या कहता था फिर 1A? क्या कहता है कि भैया शेड्यूल 2 को रेफर करो और शेड्यूल 2 में जो भी एक्टिविटी है वो बताएगी आपको कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है। तो सिक्स्थ पैरा कह रहा है कॉम्पोजिट सप्लाई। देखो आप पहले क्या खाते थे? हम बर्गर खाते थे, मैकडोनल्ड का बर्गर खाते थे, तो आपको याद रहेगा उस पर पहले अगर आपने देखा होगा तो वैट डिपार्टमेंट क्या करता था? वो उसको गुड्स बोलता था, कहता था ये गुड्स है, हमारे को दिख रहा है ये गुड्स है, तो हम इस पर वैट लगाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। और पहले और बाद में वो क्या कहता था? बाद में क्या कहते थे? जो सर्विस डिपार्टमेंट था, यानी कि जो सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, सॉरी सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट था, वो क्या कहता थी? एक बात बताइए, बर्गर क्या अपने आप बना गया? नहीं, उसने सर्विस दिया ना अपना, इसको बनाने में अपना सर्विस दिया। तो यानी कि हम भाई, हमारे लिए तो ये सर्विस है, हम इस पर क्या लगाएंगे? सर्विस टैक्स। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर सर्विस टैक्स भी लगाती थी और स्टेट गवर्नमेंट उस पर वैट भी लगाती थी। दोनों अपना अपना रेवेन्यू बचाते थे, समझ में मतलब दोनों अपना अपना रेवेन्यू बनाते थे इस पर। तो आपके लिए वो क्या है? आप खा रहे हो, वो डिपार्टमेंट कहता है कि कौन? वैट डिपार्टमेंट कहता है आप खा रहे हो ना, ये दिख रहा है ना, मतलब हाँ टेंजिबल एसेट्स है ना, हाँ दिख रहा है, तो यानी कि ये गुड्स है। और ऊपर वाला वो क्या बोलता है? क्या कहता है कि भाई ये तूने ऐसी थोड़ी खा रहा है, वो सामने वाले ने तेरे को बना के दिया तभी तो तू खा रहा है ना वो। मैंने कहा हाँ। कहता वो सर्विस है। अब ये मैं जो खा रहा हूँ, ठीक है, ये सर्विस है या गुड्स है? तुम डिसाइड करो यार, क्या करना है तुम। मैं क्या करूं? मैं खाने आऊं या फिर तुम्हें ये देखूं कि ये सर्विस है या गुड्स है? पहले यही करते थे ये लोग। अब गुड्स जीएसटी के दायरे में जैसी चीजें आई ना, जीएसटी के दायरे में या तो वो सर्विस ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, या तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, दोनों कभी भी नहीं होंगी। इस दुविधा को हटा दिया गया। तो ये एक दर्द था, मैंने बताया था ना जो पहले, ये एक दर्द था कि भाई सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है, इसको भी हटाया गया जीएसटी में। समझ में आ रहा है क्या? बेनिफिट में आप लिख सकते हो उस चीज को। तो वो कह रहा है बी के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बी के बारे में, देखो क्या कह रहा है।
कह रहा है कि रेस्टोरेंट एंड केटरिंग की सर्विसेज, रेस्टोरेंट केटरिंग की सर्विसेज में क्या देते हैं, वो फूड देते हैं खाने वाले को, सामने वाले को। क्या कह रहे हैं, सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर ऑफ गुड्स बीइंग, क्या कह रहा है, कह रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक, कहता है कोई सी भी ड्रिंक उसके साथ दिया, फूड तो खाने के लिए दिया ही दिया, पीने के लिए भी अगर कुछ दिया, लेकिन अदर देन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि इस पर तो जीएसटी आता ही नहीं है, ठीक है। वेयर सच सप्लाई ऑफ सर्विस इज फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर कंसिडरेशन के लिए, क्या बोल रहा है वो, कह रहा है कि भाई इसको माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। कह रहा है कॉम्पोजिट सप्लाई के बारे में अगर बात करेंगे तो कॉम्पोजिट सप्लाई जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस ही है, और दो तरीके की कॉम्पोजिट सप्लाई है, एक तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट और एक रेस्टोरेंट एंड केटरिंग की सर्विस। रेस्टोरेंट एंड केटरिंग की सर्विसेज लिख लेना इसको, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग की सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। फूड अगर आप जब भी खाने जाओगे रेस्टोरेंट में तो आप देखोगे, आप उस पर जो रेट है वो 5% रेट लगता है, लेकिन वो जो रेट लगता है ना सप्लाई, उसको बोला क्या जा रहा है, उसको फूड को कभी भी आप गुड्स नहीं बोलोगे अब, ठीक है ना, अब उसको बोलेंगे आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज। समझ में आ रहा है क्या, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो अब जितने भी प्रोविजन है रेस्टोरेंट केटरिंग पे लगेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस के। समझ में आ गया या नहीं आ गया, यस सर समझ में है। अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है, देखो कह रहा है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट, अब दूसरा जो ऊपर वाला, नीचे वाला समझ में आ गया, ऊपर वाला वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है। देखो वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पहले समझो। वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो होता था कि आप अपना गुड्स भी दे रहे हो और आप अपनी लेबर भी दे रहे हो, तो हम उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट पहले के जमाने में कहते थे, ठीक है। तो जैसे कि किसी बंदे ने मेरे को एसी बेचा और उसके साथ साथ उसने अपना क्या दे दिया, अपने उसको इंस्टॉलेशन की सर्विसेज भी दे दी, तो क्या उसने दोनों चीजों का मेरे से चार्ज किया होगा क्या, यस। तो उसको मैं कहता था वर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर जब भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात होती तो पहले गुड्स पर तो वैट लगता था और सर्विसेज का जो पोर्शन होता था उस पर वो क्या लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगाती थी, वो कहती थी कि भैया इस पर सर्विस टैक्स आएगा। समझ में आ रहा है क्या, अब मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पर दोनों को मिक्स किया मैंने, दोनों का एक सिंगल प्राइस चार्ज किया, तो बाइफर्केशन तो हो नहीं पाया कि दोनों का मिलाकर एक प्राइस चार्ज कर लिया। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी मैं तो पूरे पे सर्विस टैक्स लगाऊंगा, मतलब कुछ पोर्शन पे सर्विस टैक्स लगेगा हमारे हमारे मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से, और वैट कहता था कि भाई मतलब वैट डिपार्टमेंट कहता था मैं वैट लगाऊंगा। अब उन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दी, किसमें, जीएसटी में। जीएसटी में सिर्फ सिर्फ बोल दिया गया, कहता ये सब कोई भी चीज, कहता जो डेफिनेशन पहले थी वो सब हट गई है। अब ये कह रहे हैं कि भाई वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि भाई कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाया है आपने, कह रहे हैं कि मींस कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन कंप्लीशन इरेक्शन और इंस्टॉलेशन और फिटिंग आउट या फिर इंप्रूवमेंट मॉडिफिकेशन रिपेयर मेंटेनेंस या फिर रिनोवेशन या फिर ऑल्ट्रेशन और कमीशनिंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या कह रहा है कि कोई सी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, वेयर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स वेदर एज गुड्स और इन सम अदर फॉर्म इज इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है कि कोई भी बिल्डिंग वगैरह को फैब्रिकेशन किया, अच्छा बनाया, बिल्डिंग बनाया, कंस्ट्रक्ट किया, फैब्रिकेशन किया, कंप्लीशन किया, इरेक्शन किया, इंस्टॉलेशन किया, कुछ उसका फिटिंग आउट किया, इंप्रूवमेंट किया, मॉडिफिकेशन किया, रिनोवेशन किया, ऑल्ट्रेशन किया, ये कोई भी चीज अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है जिसमें आप क्या कर रहे हो, गुड्स भी दे रहे हो, अपने गुड्स भी दिए आपने और प्लस आपने, अच्छा लेबर तो दोगे ही दोगे ना ऑब्वियसली, बनाने वगैरह में लेबर वगैरह भी दोगे, तब यानी कि अब इस संदर्भ में, अब इन्होंने बोला कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के संदर्भ में ही आपने अपने गुड्स और सर्विसेज दी हो, ये सब चीजें काम किए हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए सामने वाले की, दूसरे वाले की, किसी दूसरे की इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और आपने क्या दिया हो, अपना गुड्स और लेबर दी हो, तो उसको बोलेंगे हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अब इस वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी प्राइस चार्ज करेंगे सामने वाले से हम, उस पर एक तो पहले बताओ कि तो प्राइस चार्ज करने तो जीएसटी आएगा। अब जीएसटी क्या कैसे आएगा, गुड्स वाला आएगा या सर्विस वाला आएगा, सर सर्विस वाला आएगा, इसको हमने सर्विस ही माना गया है, ऑल्दो इसमें गुड्स भी हम दे रहे हैं बट इसको हमने क्या माना गया है, जीएसटी में इसको सर्विस ही माना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यस सर समझ में गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हम सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स का क्या मतलब है, सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब कि भाई यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ट्रीटेड एज फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, नेमली कहते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू मेंबर। देखो आरडब्ल्यूए की बात करता हूँ, आरडब्ल्यूए क्या करता है, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होता है, नहीं होता, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो
वो क्या करता है, कहता है कि भाई वो अपने अपने मेंबर्स के लिए काम करता है, अपने मेंबर्स को क्या करता है, एसी की सप्लाई कर रहा है और उनसे पैसा ले रहा है। तो सप्लाई ऑफ क्या हो जाएगा, वो गुड्स हो जाएगा, यानी गुड्स की सप्लाई की तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा, बेशक वो इनकॉर्पोरेटेड हो या अनइनकॉर्पोरेटेड हो, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर उसने अपने मेंबर को कोई गुड्स की सुविधा दी है तो हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। बस सिंपल यही वाली चीजें बताई थी। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे जल्दी से। देखो सबसे पहला पैरा क्या बोलता था, ट्रांसफर के बारे में बोलता था। तीन चीजें थी ट्रांसफर में। सबसे पहला क्या बोलता था, वो कहता था कि भाई अगर मैंने टाइटल ट्रांसफर कर दिया था, सप्लाई ऑफ गुड्स है। टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, यानी राइट इन गुड्स दे दिया मैंने, राइट इन गुड्स या फिर अनडिवाइडेड शेयर जो था वो मैंने भेज दिया, उसको बोलेंगे कि सप्लाई ऑफ सर्विस। हायर परचेज पे यानी फ्यूचर डेट पर टाइटल ट्रांसफर होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स। दूसरी बात हम कहते थे लैंड और बिल्डिंग की। लैंड और बिल्डिंग में सबसे पहली बात कहते थे लैंड को ईजमेंट पे दिया या फिर यानी कि किस पे दिया, लाइसेंस पे दिया, रेंट उस पे लीज पर दिया, तो इन सब चीजों के लिए दिया तो उसको क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। बिल्डिंग को भी अगर मैंने किस चीज के लिए दिया, जल्दी से बताओ ना। देखो यहाँ पर क्या था, बिल्डिंग को लेट आउट कर दिया मैंने या फिर लीज पर दे दिया तो उसको भी क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। तीसरी बात करते थे हम जॉब वर्क की। जॉब वर्क क्या होता है, सामने वाले ने मेरे को काम करके दिया, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस। वेरी गुड। यहाँ पे ट्रांसफर करते थे बिजनेस एसेट। फोर्थ वाले में बिजनेस एसेट्स के बारे में बात करते थे। इसमें तीन चीजें थी। सबसे पहला बोलता था क्या, बोलो ना। सबसे पहले बोलता था कि भैया परमानेंट का ट्रांसफर कर दिया मैंने, उसको परमानेंट ट्रांसफर कर देंगे तो क्या चीज हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहाँ पर क्या चीज, दूसरे में कहूंगी अच्छा परमानेंट ट्रांसफर नहीं किया मैंने, इसको यूज करने के लिए दिया, यूज करने के लिए भैया मेरा प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर ले या फिर एनी अदर पर्पस, यानी जो कि मेरा बिजनेस पर्पस नहीं है उस पर्पस के लिए यूज कर ले, तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। फिर तीसरे में बोलता था कि सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। जिस दिन तुमने सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन बन गए तो तुम्हारे जितने हैं उस दिन, उस दिन तुम्हारे जितने भी एसेट्स होंगे वो मान लिए जाएंगे कि इमीडिएटली बिफोर सिसेशन, जो तुम सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन बन जाओगे ना, उससे पहले पहले क्या हो जाएगा, वो तुमने वो सप्लाई कर दिया, तुम्हें जीएसटी भरना पड़ेगा। ठीक है। फिफ्थ में वो बात करता था कि जितना भी मैंने चीजें बता दी वो सारी की सारी सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही है। कौन कौन सी चीजें बताई थी, कहता था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सप्लाई ऑफ सर्विस है। फिर कहता इंटेंडेड फॉर सेल टू द बायर, कंस्ट्रक्शन वगैरह किया मैंने बिल्डिंग का, इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर, सप्लाई ऑफ सर्विस है। फिर उसके बाद बोला कि भाई टेम्परेरी ट्रांसफर कर दिया मैंने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के यूज के लिए, सप्लाई ऑफ सर्विस है। फिर उसके बाद क्या है कि भैया एनी, अच्छा डिजाइन वगैरह, डिजाइन डेवलप किया मैंने, क्या चीज, सॉफ्टवेयर का डिजाइन डेवलपमेंट करवाया, या फिर एग्रीमेंट और ऑब्लिगेशन जो भी हमारा टॉलरेट करने का मैंने कुछ भी चार्ज किया है तो वो सब भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। और यहाँ पे यूज ऑफ एनी गुड्स, सप्लाई ऑफ यूज ऑफ एनी गुड्स किस चीज का, राइट टू, हमने क्या दिया था, राइट टू यूज एनी गुड्स, तो उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। सिक्स वाला बात करता है कंपोजिट सप्लाई की। कंपोजिट सप्लाई दो तरीके के, कौन से, वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट केटरिंग, दोनों को ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। सेवन में बात करता है कि अगर अनइनकॉर्पोरेटेड अगर कोई बॉडी है तो वो अगर अपने मेंबर्स को क्या दे रही है, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रही है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स ही बोलेंगे। सिंपल शब्दों फॉर कंसिडरेशन, यहाँ टेबल समझ में आ गया, नहीं आ चुका। चलिए अब हमारा शेड्यूल, चलिए अब हमारा शेड्यूल 2 पूरा हो चुका है। तो अब पूरा का पूरा पहले जो ऊपर वाले सेक्शन से वो उसको निपटा लेते हैं। फिर एक छोटू सा चीज रह जाएगा शेड्यूल 3, वो मैं निपटा दूंगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा ये जो सेक्शन था, सेक्शन खत्म हो जाएगा, सेक्शन 7। ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 8 छोटा सा है, उसको भी पूरा कर देंगे। चलिए सेक्शन 7 देखेंगे। सेक्शन 7 में हमारा क्या क्या चीज हो गया, 1 हो गया है और 1A हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 7(2) की। सेक्शन 7(2) बात बोलता है, कहता देखो सेक्शन 7(1) क्या बोलता था, सेक्शन 7(1) क्या बोलता था, ये कहता था कि सप्लाई है या नहीं, ये बात करता था। ठीक है। अब ये बात करता है कि ये सप्लाई अगर ऊपर है तो भाई वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, 1A बात करता है। 2 क्या बोलता है, कहता है कि यहां पर जो मैं बता रहा हूं ना 2 में, ये ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये इसमें बताता है। कहता है कि भाई नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, कह रहा सबसेक्शन 1 में जो कुछ भी लिख दिया ना हम उसको नहीं मानते। समझ में आ रहा है क्या, मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता कि भाई ऊपर क्या लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, कुछ भी लिखा हो, एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन जो भी शेड्यूल 3 में
बता दी गई है। ए कहता है कि एक्टिविटी ऑफ ट्रांजेक्शन जो भी शेड्यूल 3 में बताई गई है वो नीदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी ट्रीटेड नीदर एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? थर्ड शेड्यूल, क्या इसको नेगेटिव लिस्ट बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नेगेटिव लिस्ट बोल सकते हो। पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था तो ये वहां पर नेगेटिव लिस्ट में उसको लिखा करता था बकायदा कि वो नेगेटिव लिस्ट थी। तब से वहां से ये नाम चलता हुआ रहा नेगेटिव लिस्ट। कहीं दिखेगा नहीं आपको, मोस्टली आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेगा ये चीजें। तो नेगेटिव लिस्ट इसी को ही बोलते हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द जीएसटी जो है वो सर्विस टैक्स का उठाया हुआ है। सर्विस टैक्स लॉ था उसका पूरा का पूरा उठाया हुआ लॉ है। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस की मैंने बात कर दी यहाँ पर। अब मैं कह रहा हूं कि सच एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। देखो दूसरे में क्या कहता है कोई से भी एक्टिविटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और लोकल अथॉरिटी में की है जिसमें वो एज अ पब्लिक अथॉरिटी इन्वॉल्व है, हमने पढ़ा था वो बिजनेस होता है उनका, और उन्होंने कंसिडरेशन लिया तो सप्लाई ऑफ, बताओ ना, तो सप्लाई मानी जाएगी वो, ठीक है। बोलो ना, सप्लाई मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? यस, सप्लाई मानी जाएगी। अब वो यहां पर कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना वो नोटिफाई करेगा कुछ ऐसी एक्टिविटीज को जिस विद द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ऑब्वियसली जीएसटी काउंसिल का उनको रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। कह रहा है कुछ एक्टिविटी को बताएगा, वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। यानी कि यहाँ पर पावर रख रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और लोकल अथॉरिटी ने कि वो जीएसटी काउंसिल से रेकमेंड करके वो निकालेंगे नोटिफिकेशन और वो बताएंगे कि भैया इसको प्लीज सप्लाई ऑफ, ना तो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानो ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानो। ये बर्डनफुल है चीजों, मतलब लोगों के लिए, है ना। तो उसके चलते एक नोटिफिकेशन निकाली है, ये रही वो नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या कहती है? ये नोटिफिकेशन बात करती है सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस अगेंस्ट द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस और एप्लीकेशन फीस और बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। मतलब क्या है, यहां पर बात कर रहे हैं दारू का ठेका होता है ना, सुना होगा क्या? यस। अच्छा, लिकर, लिकर की सेल परचेज करना क्या आप कर सकते हो क्या? मतलब आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है उस पर, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है वो लाइसेंस प्रोवाइड करती है किसी भी सप्लायर को जो भी किस में डील करेगा, लिकर में डील करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दारू में डील करेगा। सर दारू पर तो हमें जीएसटी नहीं आता, दारू को सेल करने पे जीएसटी नहीं आता, लेकिन उसका लाइसेंस अगर आप गवर्नमेंट से लेते हो और आप लाइसेंस का पेमेंट करते हो तो ये तो सब सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो उसको क्या मानी जाती है? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और जैसी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता था उस पर जीएसटी भी आता था, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्सेबल पर्सन है, जो लाइसेंस फीस ले रही है, कंसिडरेशन है, और बदले में आपको सप्लाई, कंसिडरेशन है तो सप्लाई तो माना जाएगा ना, बोलो ना, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब सर्विस की डेफिनेशन में वो आता है लाइसेंस, समझ, एनीथिंग अदर देन गुड्स, क्या हो जाती है? सर्विस। तो सर्विस हो गई, मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट को आपने कंसिडरेशन दिया, गवर्नमेंट हो गई टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। अब आपने बोला कि कंसिडरेशन दिया, कंसिडरेशन हो गया सेक्शन 231 में कहता है कि भैया कोई भी अगर पेमेंट करोगे तो वो कंसिडरेशन कहलाएगा। उसके बाद उसने बोला 17 में, 217 में क्या फिक्स होना था, ये गवर्नमेंट का बिजनेस पर्पस है या नहीं है? बिल्कुल, जिसमें भी गवर्नमेंट एज अ पब्लिक अथॉरिटी इन्वॉल्व रखी है वो बिजनेस कहलाता था। याद आ रहा 217 में? यस। तो वो 217 में बिजनेस भी हो गया आपका, कंसिडरेशन भी हो गया, टैक्सेबल पर्सन, और एनीथिंग अदर देन गुड्स। क्या ये गुड्स है क्या? गुड्स के लिए चार्ज किया है ना, ना ना ना, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए चार्ज किया ना, लाइसेंस फीस चार्ज किया, यानी कि एनीथिंग अदर देन, ये क्या हो गया? गुड्स, यानी सर्विस हो गई। तो इसको क्या बोला? ये सर्विस भी हो गई। तो क्या ये सेक्शन 71A के हिसाब से सप्लाई बनेगा या नहीं? बिल्कुल सप्लाई बनेगा। क्या उस पर जीएसटी आ जाएगा? यस, जीएसटी आ जाएगा। इसीलिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली जो कि पावर दी गई थी किसमें? सेक्शन 72B में पावर दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट। कह रहा है कि कोई सी भी एक्टिविटी, अच्छा यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर इनको पावर दी गई है, कह रहे हैं कि भैया कि इन जहां पर भी ये लोग इन्वॉल्व हैं तो ऐसी कोई एक्टिविटी जहां पर ये लोग इन्वॉल्व हैं तो उसको वो बोल सकते हैं ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर दारू का जो लाइसेंस फीस दी गया है किसी पर्सन को, किसी पर्सन ने गवर्नमेंट को क्या पे किया? लाइसेंस फीस पे किया है, यानी कि जो लाइसेंसिंग लाइसेंस मिलना चाहिए दारू बेचने के लिए उसका कोई फीस पे किया तो उस पर कभी भी जीएसटी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये नोटिफिकेशन से आउट कर दिया गया है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस, नोटिफिकेशन से।
क्या सर गवर्नमेंट कोई भी लाइसेंस फीस देगा तो वो उस पर जीएसटी नहीं है? ना 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 ना, यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया गया, कह रहा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ लिकर लाइसेंस के बारे में बात कर रहे हैं भाई, और किसी भी लाइसेंस के बारे में नहीं। जैसे इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ प्रिविलेज लाइसेंस, माइनिंग राइट्स अगर के पैसे दिए, माइनिंग करने के लिए पैसे दिए, नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने के लिए, स्पेक्ट्रम यूज करने के लिए अगर पैसे दिए हैं, तो उस पर तो भाई हम जीएसटी लगाएंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूड किया गया, किसको किया गया है? सिर्फ और सिर्फ लिकर लाइसेंस को की फीस को, ठीक है ना। चलो थर्ड में क्या बोलता है? तीसरा अभी पेंडिंग है, शेड्यूल 3 अभी पेंडिंग है, जिसको बोलते हैं सेक्शन 7(2) का ए, वो अभी पेंडिंग है। 3 पढ़ लेते हैं पहले। 3 क्या बोलता है? कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 1, 1A और 2। कहता है कि भाई ऊपर जो लिखे हैं वो ठीक है, हम उसको नहीं छेड़ते। कहता है उसको छोड़कर गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल क्या करेगा? स्पेसिफाई करेगा बाय नोटिफिकेशन the transaction that are to be treated as supply of goods and not as supply of service। कह रहा है कि भैया नोटिफिकेशन के जरिए उन्होंने अपने पास पावर रख रखी है। कह रहा ऊपर जिनको मेंशन कर दिया कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है, वो तो है शेड्यूल 2 में, जैसे बताया ना कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सर्विस है, वो तो है। अब ये क्या कह रहा है? इनकी मर्जी है भाई, ये नोटिफिकेशन से कुछ भी निकाल सकते हैं। आपने बोला कि भाई ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो वो कह सकते हैं क्या? ना ना भाई, ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं, ये नोटिफिकेशन के जरिए वो निकाल देंगे, वो कहेंगे कि इसको हम सर्विस मानेंगे। क्या कर लोगे आप? आपको सर्विस मानना पड़ेगा। ये वो नोटिफिकेशन के जरिए आप, मतलब इंडस्ट्री उसको क्या ट्रीट कर रही है? सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट कर रही है। तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो निकालेगा नोटिफिकेशन और वो बता देगा कि भाई इसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं, इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानो, तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ नोटिफिकेशन के जरिए में इंडस्ट्री मान रही है उसको क्या? सप्लाई ऑफ सर्विस मान रही है, तो वो क्या कह सकती है? कहते हैं कि ना ना ना, ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं, उसकी मर्जी है, ये पावर रख रखी है 7। बात क्लियर है क्या? चलो अब हमारा बच क्या गया है? सिर्फ सेक्शन 7 में, सेक्शन 7 में हमारी नेगेटिव लिस्ट बच गई है, जो कि हम बात कर रहे हैं शेड्यूल 3 की। चलो आ जाओ शेड्यूल 3 एक बार देखते हैं। टां 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 आओ, टां 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 टां, आ जाओ आ जाओ। आई होप तुम्हें मजा आ रहा होगा पढ़ के। चलो आओ देखो, शेड्यूल 3 क्या बोलता है? शेड्यूल 3 बोलता है कि भैया ये चीजें, जो चीजें मैंने लिखी हैं, वो चीजें शेड्यूल 3 बोलता है। कहता है जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये चीजें नॉट सप्लाई, नॉट सर्विस, यानी ना तो वो सप्लाई, सॉरी, नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस, ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। सर क्या है ये कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो जीएसटी आने वाला, ठीक है। सबसे पहले वो कहता है कि अगर सर्विस दी किसने? एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विस दी है इन दी कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, तो क्या होगा? क्या उस पर सर्विस लगेगी? यानी कि वो कह रहा है कि भैया एम्प्लॉयर आदमी ने सैलरी प्रोवाइड की एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय ने उसको सर्विसेज दी अपनी, तो जब ये सर्विसेज देगा तो क्या ये सप्लाई मानी जाएगी? यानी कि अगर ये सप्लाई मान ली गई तो सैलरी पर भी जीएसटी टोकेंगे अपन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एम्प्लॉयर सामने वाले से जीएसटी ले लेगा, एम्प्लॉय क्या करेगा? सामने वाले से जीएसटी ले लेगा, कहेगा कि भैया जो पेमेंट करेगा मेरे को, मैंने अपनी सर्विसेज दी, मेरे को क्या, एक काम कर, मैं सप्लायर तू रेसिपिएंट, ठीक है ना, तो तू एक काम कर, तू सैलरी के साथ साथ मेरे को क्या दे? जीएसटी, और मैं गवर्नमेंट को जमा करूंगा। ऐसा 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 रखेंगे क्या सप्लाई के लिए? नहीं भाई नहीं। इसको क्या क्या कह दिया भैया? इस दायरे से इसको निकाल दो, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ दिया है, तो भाई सप्लाई नहीं है। सर हमने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कुछ पढ़ा भी था एक और, कि भाई जब रिलेटेड पर्सन के बीच में कोई भी अगर देना लेना होता है, देना लेना होता है, अदर देन कौन सी कैपेसिटी होनी चाहिए? कह रहा है कि भाई, कह रहा है कि अगर इन दी कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट में नहीं। मान लो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है, अब एम्प्लॉय ने, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, ये तो ठीक है, चलो उनका कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा क्या, वेजेस दे रहा है, जैसे बोलते हैं ना वेजेस, मतलब लेबर को वेजेस देते हैं, तो उसको भी हम क्या, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? कह रहा है इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट के लिए उसको पैसा मिल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन इस एम्प्लॉय ने ना, ये मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये एम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और इस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इसके एसोसिएट को कोई एक सर्विसेज दी थी, तो दिस सर्विस इज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे है क्या? यस। तो जब ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे है, तो क्या ये इस दायरे में आएगा? शेड्यूल 3 के दायरे में आएगा? ना बाबा ना, नहीं आएगा। ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे, यानी कि 1 and 1 वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? ये उसका काम नहीं है, ये उसका कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे नहीं है, बट वो 1 and 1 वो सर्विसेज दे रहा है, तो ये बन जाएगा सप्लायर, ये बन जाएगा रेसिपिएंट। सामने वाले से जो पेमेंट रिसीव होगी इस एम्प्लॉय को, पर जीएसटी ये वसूले, करिए टैक्सेबल पर्सन।
बोलो बात समझा या नहीं समझा? यस सर, बात समझ में गई है। चलो अच्छी बात है। आइए अब हम बात क्या करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर सप्लाई बाय वे ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर आपने आपका आपका केस, मान लो इस कंपनी का केस जो है, ठीक है, इस कंपनी किसी एक पर्टिकुलर कंपनी, मान लो कि एबीसी लिमिटेड का है, इसका केस जो है वो किसी कोर्ट में जाता है या फिर ट्राइब्यूनल में जाता है। ट्राइब्यूनल बोले तो एक ट्रायल बनाया जाता है, जहां पर ना कोर्ट में देखो कितना टाइम लगता है, धीरे 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 केस लड़ते हैं, आज की एक डेट मिली, फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलते जा रहे हैं, जज साहब इंसाफ नहीं मिला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये काम होगा। तो इसके लिए क्या क्या निकाला हुआ है इन्होंने? इसके लिए निकाला हुआ है यहाँ पर ट्रिब्यूनल। कहता है ट्रिब्यूनल में क्या करते हैं, कहते हैं रैपिड ट्रायल होंगे, तुम है ना इसमें जल्दी 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 निपटारा करो, सेटलमेंट करो, दो पार्टी का खत्म करो मामला। समझ में आ रहा है ना? खत्म करो मामला। तो यहाँ पर ये चीज करते हैं। तो ये लोग भी क्या लेते हैं? फीस लेते हैं। कोर्ट वाले क्या लेते हैं? कोर्ट अपने जजमेंट करने का, फाइलिंग वगैरह का, इन सब चीजों का फीस चार्ज करता है। समझ में आ रहा है क्या? तो जब ये लोग फीस चार्ज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बंदे से, ठीक है, तो क्या इसको सप्लाई माना जाएगा? ना भैया ना। इनकी लिस्ट पर ये किस में है? नेगेटिव लिस्ट में लिखा हुआ है, तो ये यहां से बाहर हो जाते हैं, कोर्ट और ट्रिब्यूनल बाहर हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट वो कह रहा है फंक्शन परफॉर्म बाय द एमपी, यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ पंचायत, मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी, मेंबर्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज। मतलब क्या है? कह रहा है कि एमपी एमएलए और ये जो एमपी एमएलए और यहाँ पर क्या चीज होता है, ग्राम पंचायत की मेंबर्स वगैरह की सर्विसेज, और ये सब लोग क्या क्या है, ये सब लोग हमें सर्विसेज देते हैं कि नहीं देते? भाई हमारे लिए काम करते हैं ये लोग। ये लोग भाई जो दो पार्टी का डिस्प्यूट निपटाते हैं, पंचायत में निपटता है, आपको पता ही है। तो ये लोग जो पैसा, अब ये लोग अगर हमसे कुछ पैसा चार्ज करेंगे, ठीक है, इस चीज का फीस लेते हैं अपनी चीजों के लिए, ठीक है ना, तो इन लोगों की सर्विस को सर्विस माना गया है क्या? ना भैया बना। इसके बोला ना तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो इनको भी क्या बोला गया? इनकी सर्विसेज पर कभी भी जीएसटी नहीं आएगा, ऑल्दो अगर ये कुछ भी चार्ज करेंगे तो भी। ठीक है। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स और हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन दैट कैपेसिटी। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी पर जो लोग बैठे हैं ना, वो अपनी सर्विसेज देते हैं, तो उस पर भी कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। जैसे जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी पर बैठता है वहां पर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब चीजें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, समझ में आ रहा है नहीं? लोकसभा के स्पीकर, ये लोग जो भी हैं, ये लोग अगर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उसका पैसा चार्ज कर रहे हैं, तो उस पर जीएसटी कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव लिस्ट में ये चीज कवर हो रखी। ठीक है। अब बात कर रहा, कह रहा कि अगर कह रहा ड्यूटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन एज अ चेयरमैन या फिर मेंबर या फिर डायरेक्टर, एज अ चेयरमैन चेयरपर्सन दे रहा है, या फिर मेंबर या फिर डायरेक्टर की सर्विस दे रहा है। किसको दे रहा है? किसी बॉडी एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ने अगर कोई बॉडी बनाई है, और उस बॉडी में या तो ये मेंबर जो है, मेंबर कौन है? चेयरपर्सन है, या तो वो मेंबर है, या तो वो क्या है? डायरेक्टर है, और इसने इस बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज दी है और इसके लिए पैसा चार्ज कर रहा है, तो उस पर कभी भी जीएसटी नहीं आएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, ये लोग कोई भी अगर ऐसा कोई बॉडी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और सामने वाले को क्या बना देते हैं? चेयरपर्सन बना देते हैं, और चेयरपर्सन के वो क्या करेगा? वो सारी चीजें का हैंडल करेगा, मेंबर बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, वो यानी कि सर्विस होती है ना एक, तो उसको कभी भी सर्विस नहीं माना गया अगर वो एस्टेब्लिशमेंट किसने बनाया। जैसे कंपनी है, कंपनी का डायरेक्टर सर्विस है, जीएसटी आएगा, यानी डायरेक्टर अगर सिटिंग फीस चार्ज करेगा ना, तो जीएसटी की बात करके चलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? कंपनी के केस में। लेकिन अगर वो कंपनी जो है वो किसने खुलवाई है? स्टेट गवर्नमेंट ने खुलवाई है। वो एस्टेब्लिशमेंट किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की है, या लोक या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की है, तो फिर हम क्या करेंगे? बोलो ना। तो फिर वो नेगेटिव लिस्ट में आ जाता है, कोई भी जीएसटी। ठीक है। अब हम बात करते हैं, कहते हैं कि सर्विस ऑफ फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चरी इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज। कह रहे हैं कि इन सब चीजों पर कभी भी क्या नहीं आने वाला है? कभी भी क्या नहीं आने वाला? बोलो ना, मैं आपको बता दो, इन सब चीजों पर कभी भी जीएसटी नहीं आएगा। मतलब क्या है सर? मतलब क्या है बताता हूँ आपको। देखो
क्रेमेटो फ्यूनरल का मतलब हो गया अंतिम संस्कार, जैसे अंतिम संस्कार होता है ना लोगों का, ठीक है। तो अब वो अंतिम संस्कार होता है, जैसे बंद करते हैं कबर्ड में, कबर्ड बोल रहा हूँ उसको, तो ये होता है ताबूत में बंद करते हैं उसको, ताबूत में बंद कर देते हैं उसको, तो बंद करते हैं, तो वो क्या है, अंतिम संस्कार उनके लिए, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे वो अंतिम संस्कार हो रहा है, ठीक है, तो अब उसमें अगर आप चार्ज, यानी दुख में कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा, दुख में कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। उसमें अगर आप बोलोगे कि चलो जो फीस चार्ज कर रहे हो, अंतिम संस्कार करने वाला जो बंदा है उसको, उससे फीस चार्ज कर रहे हो, आपने उसको दिया, लीजिए रखिए ये फीस, के साथ कहता कहता जीएसटी, लाश बाहर आ जाएगी, उठ जाएगा, वो कहेगा मेरे मरने पर भी तुझे शांति नहीं है, तू जीएसटी चार्ज कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, जीएसटी लगाई जाएगी। बरियल, गाड़ दिया लो बंदे को, मिट्टी हटाकर वो आ जाएगा बाहर, समझ में आ रहा है क्या, तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। क्रेमेटोरियम की सर्विस, यानी क्रेमेटोरियम का मतलब हो गया यहाँ पर शमशान घाट की, यहाँ पर अगर मैं क्रेमेटोरियम की हिंदी बताऊं आपको, तो यहाँ पर बताऊं कि शमशान घाट की जो सर्विसेज होती है, शमशान घाट में लेकर जाते हैं, लकड़ी लगाते हैं, ये कराते होगा, जो भी कोई सर्विसेज रहेगी शमशान घाट की, तो वहां पर कोई भी आप जीएसटी की बात करके नहीं चलेंगे। यहाँ पर हम मॉर्चरी, मॉर्चरी होता है मृदा घर, मृत क्या बोलते हैं, जहाँ पर लाशें पड़ी रहती हैं यार, वो रखते हैं, जैसे एमसीटी वाले उठाते हैं और वो लाश को रखते हैं, क्या बोल सकते हैं, शवग्रह बोल सकते हैं हम उसको, क्या बोल सकते हैं हम, शवग्रह बोल सकते हैं, शवग्रह, यानी कि जहाँ पर लाशें रखी होती है, जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि ऐसे निकाल के दिखाते हैं उसको, लाश को ऐसे बॉक्स में से निकाल के दिखाते हैं और फिर अंदर अंदर डाल देते हैं, तो उसको शवग्रह, जहाँ पे शव रखे जाते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के, तो उसको बोलते हैं शवग्रह। अगर वो, अगर अब फिर तुम जैसे एमसीडी, जैसे किसी की एक्सीडेंट हो जाती है, तो एमसीडी को तो पता नहीं, तो एमसीडी वाले लाश उठाते हैं और वहां पर रख देते हैं, फिर जैसी जब जो पर्टिकुलर बंदा आता है, उससे क्या कहते हैं, लाश को देने का क्या, पैसा दे भाई, तो पैसा चार्ज लेते हैं, फिर उसको लाश लाश हैंड ओवर, वो जो पैसा लिया, क्या वहां पर भी जीएसटी की बात होगी ना भैया, ना कोई भी बात नहीं होगी। इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, यानी कि आपने कॉल किया कि आपके घर में कोई डिसीज पड़ा हुआ है, तो एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस लेकर गई, तो एम्बुलेंस जो चार्ज करेगी, क्या आपसे जीएसटी भी चार्ज करेगी, ना भैया ना, जीएसटी की बात नहीं। समझ में आ रहा है क्या, यस। नेक्स्ट पैरा क्या बात करता है, वो कहता है कि भैया लैंड और बिल्डिंग को, लैंड, सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग कभी भी क्या जीएसटी के दायरे में आएगा, क्या नहीं आएगा। ऑल्दो, अब एक बात बता दो मेरे को जरा, क्या ये गुड्स थे क्या, ना भैया ना, गुड्स नहीं थे, क्योंकि गुड्स क्या थे, ऑल काइंड ऑफ, जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टी थी ना, उसको गुड्स माना गया था, और इनको छोड़कर जो जो कुछ भी, यानी जो गुड्स नहीं थे वो क्या थे, वो सर्विस थे, तो सर्विस की डेफिनेशन में कवर हो जाता था ये, तो इसीलिए, इसीलिए जब मैंने बताया था ना कि सर्विस की डेफिनेशन में कवर हो जाता है ये, तो इसीलिए यहाँ पर क्या चीज बोल दिया, क्या हमने बोला, इसको नेगेटिव लिस्ट में मेंशन करने की जरूरत पड़ी, यहां से इसको निकाला गया, हमने बोला कि भैया सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, सेल ऑफ बिल्डिंग जो बोल रहे हैं ना, वो क्या कह रहा है सब्जेक्ट टू द क्लॉज बी ऑफ पैरा पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2, पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 2, ये कौन सा था, इंटेंडेड फॉर सेल टू द बायर, याद आ रहा होगा, इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर, जो हवा में बेच दिया था ना, उसकी बात कर रहा, कह रहा सब्जेक्ट टू, उसको छोड़कर बाकी सेल, अगर उसको छोड़कर अगर कोई सेल हो जाती है बिल्डिंग की, तब हम कहेंगे क्या, तब हम कहेंगे क्या, बनते बनते सेल कर दिया, तो उसको सर्विस माना गया है, याद है ना, शेड्यूल 2 उसको सर्विस मानता है, कंसिडरेशन को, ठीक है, उस पर जीएसटी की बात करेंगे, लेकिन बाकी पर जीएसटी की बात नहीं करेंगे। चलो, अब हम बात करते हैं एक्शनेबल क्लेम्स की। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, उसको क्या बोला गया है कि उसको एक्शनेबल क्लेम। अच्छा, एक्शनेबल क्लेम आपने कहाँ कहाँ पे पढ़ा था, हमने पढ़ा था गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, जैसे कि बी आर बी पी, ये सारे जो, यानी कि बिल्स रिसेबल, बी आर नहीं, बी आर मतलब बिल्स रिसेबल, बिल्स रिसेबल्स वगैरह, बीपी वगैरह, ये सारे क्या थे हमारे एक्शनेबल क्लेम, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ये सारे एक्शनेबल क्लेम, यानी कि किसी चीज के होने पर हमें पैसा मिलेगा, यहाँ पर इनकी बात करते थे हम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर बोला कि लॉटरी को यहां से निकाल दिया, बैटिंग को निकाल दिया और गैम्बलिंग को निकाल दिया है। समझ में आ रहा है क्या, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग, इन तीनों चीजों को यहाँ पर निकाल दिया गया है, बाकी सिर्फ और सिर्फ एक्शनेबल, बाकी की एक्शनेबल क्लेम को रखा गया। मतलब क्या कि लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग अभी भी सप्लाई के दायरे में आ रही है। नेगेटिव लिस्ट में से बोला कि अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, यानी ये तीनों चीजें अभी भी क्या चीजें, ये तीनों चीजें अभी भी क्या है,
नेगेटिव लिस्ट में आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रही है नेगेटिव लिस्ट में, मतलब इन पर अभी भी सप्लाई, मतलब ये सप्लाई है और इस पर जीएसटी की बात करके चलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। बाकी एक्शनेबल क्लेम की बात नहीं करेंगे, वो सारे के सारे नेगेटिव लिस्ट में आ, ठीक है। बाकी अब हम बात करते हैं यहाँ पर जितने भी ये जो दो चीजें हैं, ये सीए इंटरमीडिएट के लिए नहीं है, ये नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो, फिर भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं या फिर आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बाकियों के लिए है, ठीक है। देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? यहाँ पर कह रहे हैं भैया, एक बंदा बैठा है यूएस, मतलब इंडिया में, इंडिया में बैठे बैठे क्या कर रहा है, कह रहा है कि यूएस में से एक माल परचेज किया, यूएसए से माल परचेज किया और अपने चाइना में एक बंदे को बेच दिया, यूएसए से माल परचेज किया, चाइना में एक बंदे को बेच दिया, यानी कि गुड्स की डिलीवरी सीधी सीधी यहाँ पर करवा दी, यानी जब परचेज किया ना, यहाँ पर नहीं लेके आए, यहाँ पर लेके आते तो ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो जाता, और यहाँ पर आईजीएसटी की हम बात करके चलते। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इंटर स्टेट माना जाता है इंपोर्ट को, समझ में आ गया? तो आईजीएसटी हम ले लेते हैं। कह रहा है गुड्स को लेकर ही नहीं आए, यहाँ पर कहता विदाउट एंटरिंग द गुड्स इनटू इंडिया, वो क्या कह रहा है, यहां पर सप्लाई कर दी, यहां से उठाया माल और यहां पर सप्लाई कर दी डायरेक्ट। तो बंदे को क्या कैसे पकड़ोगे? नहीं पकड़ सकते, जब पकड़ नहीं सकते तो उस पर जीएसटी क्या लगाओगे आप? बंदे ने यहां से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की और कहा कि यहां से यहां पर सेल कर दे, गुड्स इंडिया में आया ही नहीं, तो तुम जीएसटी क्या लोगे? कैसे ले लोगे? गुड्स दिख ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, जाओ छोड़ दिया, अरे तुम वैसे भी नहीं कुछ कर सकते, ठीक है ना। सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है। एट्थ की बात कर रहे हैं, एट्थ की। एट्थ क्या बोलता है, कहता है सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स और एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन का मतलब क्या है? कह रहा वेयर हाउस में अगर पड़ा होता है ना, देखो क्या बोलते हैं, कस्टम, कस्टम यहाँ पर क्या होता है, कभी थोड़ा बहुत कस्टम देखना पड़ेगा। इंडिया, इंडिया में हमने माल मंगवाया, यहाँ पर होता है एक वेयर हाउस, हम इस माल को ना छुड़वाने नहीं आते, हम कहते हैं कि इसको ना एक काम करो कस्टम ऑफिसर, आप ना इसको वेयर हाउस में डाल दो। वेयर हाउस की सुविधा होती है जहां पर उसको प्रोटेक्शन के साथ रखा जाता है, आपने कुछ भी मंगवाया ना उसको एक प्रोटेक्शन के साथ रखा जाता है और आपसे एक फीस चार्ज की जाती है, वेयर हाउस चार्जेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? फिर लास्ट के दिन, अच्छा फिर जब आप माल लेने आओगे ना, आपको ड्यूटी पे नहीं करनी है अभी, हो सकता किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास जगह नहीं है रखने को, पहले आ गया माल, कुछ भी हो सकता है, आपने वहां पर रखवाया हुआ है माल, ठीक है, वेयर हाउस चार्जेस दे रहे हो। अब इस गुड्स को जब रिलीज करवाओगे ना, आप आओगे, ठीक है, रिलीज करवाने आओगे, तब आपको आईजीएसटी पे करना होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? yes. तो वो कह रहा है कि आपने जब ये वेयर हाउस गुड्स था, यानी मान लो कि एबीसी लिमिटेड के पास, एबीसी लिमिटेड जो था उसका ओनर था, अब वेयर हाउस में पड़ा पड़ा आपने इस गुड्स का टाइटल किसी और को दे दिया, सेल कर दिया, इसको एक्स वाई जेड लिमिटेड को मान लो, ठीक है, इसको सेल कर दिया। अब नया ओनर कौन है? ये बंदा नया ओनर है। अब क्या इसको सप्लाई माना जाएगा? ना भैया ना, इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर इसको सप्लाई मान लेते तो समझो कि आईजीएसटी, ये आईजीएसटी या फिर यहाँ पर एसजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी की बात करनी पड़ती, तो यहाँ पर ये वाला बंदा इसको भी देता और फिर जब ये गुड्स लेने जाता तो इसको भी पे करता कस्टम को। तो ये तो बार बार हो गया ना कि भाई जीएसटी जीएसटी बार बार बातें हो रही है। एक तो मैंने सामने वाले से खरीदा, तब एक ही बार लो ना, खरीदा तो एक ही बार है ना, टाइटल तो ट्रांसफर हो गया, एक ही बार लो, या तो मैं तुम्हें दूं या तो मैं इसको दूं। तो उन्होंने बोला इसको देने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा तुम कस्टम डिपार्टमेंट को देना, इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? यही बोला उसने। देखो, वेयर हाउस गुड्स को अगर आप सेल कर देते हो, जो वेयर हाउस गुड्स मतलब जो वेयर हाउस में है रखी हुई गुड्स, टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन, यानी कि खुद के होम कंजम्पशन के लिए, मतलब इंडिया में लेकर आके कंजम्पशन करने के लिए, अगर उसको छुड़ा कर लेकर आता है। समझ में आ गया क्या? यस। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोलता है, क्या था, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू द गुड्स, टाइटल ऑफ द गुड्स होगा, टाइटल ऑफ द गुड्स, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन, जहां से चला गुड्स वहां से डिस्पैच हो चुका है, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, जो कि लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर द क्लियरेंस ऑफ होम। देखो
क्या बोल रहा हूँ, देखो ये है यूएसए, यूएसए का ये है पोर्ट। अब यहाँ से माल चला, यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ से माल चला और यहाँ पर आ गया, ये है इंडिया, ठीक है। अब यहां से तो डिस्पैच हो गया, इसको बोलते हैं ओरिजिन पोर्ट, ठीक है, जहां से चला है ओरिजिन पोर्ट, ठीक है। अब यहां से तो चल गया नाव में, अब यहां से चल गया नाव में, यहां से चलता जा रहा है। अब जैसे ये नाव में ही है, यानी हाई सी सेल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हाई सी सेल। ये समुंदर है, समुंदर पर ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब इसको मंगवाया किसने, एक कंसाइनी ने, ये कंसाइनर यहाँ बैठा होगा, ठीक है। अब इस कंसाइनी के पास क्या चीज है, कंसाइनर मतलब समझ रहे हो ना, जिसने माल मंगवाया है। अब जिसने माल मंगवाया है वो क्या करता है, कहता है अभी तक माल पहुंचा नहीं है इंडिया तक, कहता है उसको सी पर ही सेल कर देता है, यहीं पर इसका टाइटल जो है वो किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर देता है। पहले वाले में क्या था, वेयर हाउस गुड्स, यहाँ पर आ गया और वेयर हाउस में रखा तो भी ट्रांसफर कर दिया, तो भी वो क्या सप्लाई नहीं है उसके छुड़ाने से पहले। और यहाँ पर अगर हाई सी सेल पर भी अगर सेल कर दिया, मतलब इंडिया में पहुंचा ही नहीं उससे पहले सेल कर दिया किसी पर्सन को, टाइटल इसका नाम पे ट्रांसफर कर दिया इन सारे गुड्स का, तो भी इनके बीच में कोई भी सप्लाई नहीं है और इनके बीच में कोई भी जीएसटी की बात नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर अब क्या करेगा, देखो ये इसको पेमेंट कर देगा नॉर्मल, ठीक है, जीएसटी वीएसटी की कोई बात नहीं होगी यहाँ पर क्योंकि ये सप्लाई ही नहीं है। अब ये वाला बंदा क्या करेगा, ये वाला बंदा कस्टम डिपार्टमेंट को जाएगा और यहाँ पर कस्टम डिपार्टमेंट वाले यहाँ पर देखेंगे कि कितने वैल्यू का गुड्स आया है, उस पर क्या कलेक्ट करेंगे, ये लोग कहेंगे कि भैया 1 लाख रुपए का मान लो कि आपकी ड्यूटी बनती है, आप ड्यूटी पे कर दो। तो ये बंदा क्या होगा, ड्यूटी पे करेगा, जिसमें आईजीएसटी भी, जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गया, आईजीएसटी, ये सारी चीजें पे करेगा। समझ में आ गया कि नहीं, हम किस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके और इसके बीच की बात, जब भी ये आईसी सेल पर है, यानी कि यहां से पहुंचने तक, इंडिया में पहुंचने तक से पहले पहले ओरिजिन से डिस्पैच हो गया, यहां तक पहुंचने से पहले पहले तक ये बार बार सेल, चाहे कितनी बार भी सेल कर दो, अच्छा इसने तीसरे बंदे को सेल कर दी, इसने चौथे बंदे को सेल कर, किसी को भी सेल कर दे, ये सारी की सारी चीजें सप्लाई जाएंगी। समझ में आ गया क्या, चलो आ जाओ। ये क्या था, सेल फ्रॉम एंटिटी टू एंटिटी, एंटिटी टू एंटिटी। अब यहाँ पर याद करना है आपको, एक निमोनिक बता देता हूँ मैं आपको याद करने का तरीका। नेगेटिव लिस्ट को याद करना पड़ेगा आप, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3। देखो क्या बोलते हैं हम, पर आ जाओ सबसे पहले समरी नोट्स में आ जाना, समरी नोट सबसे पहले दिया होगा चैप्टर, देखो क्या आ गया आपकी समरी। देखो क्या कह रहा है नेगेटिव लिस्ट में, कह रहा है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय रिलेशनशिप, क्या आ गया, तो यहाँ पे क्या बोले, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का झगड़ा, लिखो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का झगड़ा कोर्ट में गया, कोर्ट और ट्रिब्यूनल में गया। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का झगड़ा, देखो एम्प्लॉय ने क्या कर, किसका कत्ल कर दिया, एम्प्लॉयर का कत्ल कर दिया, ठीक है, एम्प्लॉयर का कत्ल कर दिया और उसका जो झगड़ा था, डिस्प्यूट था, वो कहाँ गया, कोर्ट में गया मैटर। तो क्या है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का झगड़ा कोर्ट में गया। और एम देखो तीसरे में क्या है, एमसीडी, एमसीडी को भी पता लगा, एमसीडी मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इनकी सर्विसेज पर कोई भी जीएसटी नहीं है। ड्यूटीज परफॉर्म बाय हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी, जैसे प्रेसिडेंट वगैरह हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, इन सब पे पर कोई भी नहीं आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, सी, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी, डी फॉर ड्यूटीज परफॉर्म बाय, यानी ड्यूटीज परफॉर्म बाय एज अ डायरेक्टर, डायरेक्टर या फिर मेंबर या फिर चेयरपर्सन इन अ बॉडी और एस्टेब्लिशमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बोलो ना, इसको क्या बोलेंगे, एमसीडी। क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का झगड़ा, लिख लो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का झगड़ा कोर्ट में गया तो एमसीडी को भी पता लगा, को भी पता चला, लिख लिया गया, एमसीडी को भी पता चला, लिख लेना क्योंकि ये देखो ये पैरा याद हो जाएंगे आपको। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पहले में, दूसरे में कोर्ट और ट्रिब्यूनल, तीसरे में एमसीडी, एमसीडी यानी तीसरे में पैरा में ही थे, एमसीडी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत। टी से बोलेंगे तो हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल कैपेसिटी, और ड्यूटी की बात करेंगे, ड्यूटीज परफॉर्म बाय कौन से थे ये लोग, कह रहे बॉडी एस्टेब्लिश बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, ठीक है।
फोर्थ में क्या कह रहा है, अच्छा फिर इसके बाद क्या हुआ कि जैसी कोर्ट में एमसीडी को भी पता लगा, उसके फ्यूनरल यानी एम्प्लॉय की डेथ हो गई, एम्प्लॉयर की डेथ हो गई थी, कत्ल कर दिया था, उसके फ्यूनरल की तैयारी की गई लैंड और बिल्डिंग में। समझ में आया या नहीं आया? उसके फ्यूनरल की तैयारी की गई लैंड और बिल्डिंग में, लिखो उसके फ्यूनरल की तैयारी की गई लैंड और बिल्डिंग में, ठीक है। और उसके बाद उसकी लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग लगी, यानी कि जो वो गैम्बलिंग करता था और लॉटरी लगाता था, मतलब उसके बाद उसकी लॉटरी लगी, ये लॉटरी लिखना एक्शनेबल क्लेम करके, है ना। एक्शनेबल क्लेम की वजह से उसकी लॉटरी लगी, क्या लिखेंगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का झगड़ा कोर्ट में गया, ठीक है, तो एमसीडी को भी पता चला और उसकी फ्यूनरल की तैयारी लैंड और बिल्डिंग में की गई, मरने के बाद उसका क्या लगा, लॉटरी लगा, ठीक है। फिर ये दोनों चीज जो है, इसके इंटर तक इतना काफी है, ये दोनों चीज क्या क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम कि एंटिटी में, एंटिटी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में वेयर हाउस बनवाया और हाई सी सेल कर दी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठा हुआ बंदा था, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वेयर हाउस गुड्स को सेल कर दिया उसने और हाई सी सेल कर दी, ठीक है। कोई दिक्कत है इसको समझने में? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज की, हम सेक्शन 8 की बात करते हैं। चलिए हम सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर हो चुका है। कुछ यहाँ पर को क्या दे देंगे, ये क्लैरिफिकेशन दे देंगे, तो थोड़ा सा बाद में क्लैरिफिकेशन, अच्छा इन क्लैरिफिकेशन के बारे में एक बार बात कर लेता हूँ। चलो क्लैरिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मोटर व्हीकल सेंट बाय द सप्लायर ऑफ मोटर व्हीकल हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली टू पुणे सर्विस, टू पुणे सर्विस सेंटर फॉर रिपेयर एंड ब्रॉडबैक ले लिया आपने, ठीक है, लेकर आगे उसको दोबारा आफ्टर रिपेयर, क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया दिल्ली से पुणे में अपनी मोटर व्हीकल सेंड कर दिया आपने, ठीक है, उसी का खुद का ही मोटर व्हीकल वाली कंपनी है, उसका क्या चीज़ है, खुद का क्या है, सर्विस सेंटर है वहां पर। अब सर्विस सेंटर में मोटर व्हीकल लेकर गए और उसकी सर्विस करवा कर वापस दिल्ली से मतलब पुणे से वापस, मतलब मेरी मोटर व्हीकल कंपनी क्या करती है, उसका सर्विस सेंटर कहाँ पे बनाया, उसने पुणे में बनाया, तो दिल्ली से पुणे भेजा गाड़ी को और गाड़ी की सर्विस करवा कर लेके आए, तो क्या इसको सप्लाई मानोगे, क्या क्या आईजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, कि सप्लाई ऑफ सर्विस मान लोगे क्या, कि भाई इसने उसको गाड़ी भेज दी, सप्लाई ऑफ गुड्स हो गई, और यानी कि सप्लाई ऑफ अच्छा गुड्स को लेकर आ गए, तो यानी कि रिपेयर मेंटेनेंस किया, तो यानी कि उसको सर्विस बोलेंगे, तो रिपेयर मेंटेनेंस किया तो उसका क्या होगा, कह रहा है कि भाई कि जो गुड्स हमने भेजा, गाड़ी को हमने भेजा, तो उसको क्या बोलेंगे, कह रहा है कि दिस इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ व्हीकल फॉर रिपेयर इज नॉट सप्लाई अंडर सेक्शन 7। कह रहा है कि जो गुड्स को मैंने भेजा है यानी बाइक को भेजा है उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। कहीं आप बोलोगे कि भाई बाइक भेज दिया उसको सप्लाई मान लेंगे, फिर वहां से उसने भेजा तो उसको भी सप्लाई मानेंगे, क्या? तो ऐसा नहीं, रिपेयर के लिए गई थी, रिपेयर के लिए आ गई वापस, उस पर कोई भी जिस नहीं। बट चार्जेस फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर सामने वाले मेरे ही सर्विस सेंटर ने मुझसे कुछ चार्जेस लिए होंगे, मुझसे कुछ चार्जेस लिए होंगे, सर्विस सेंटर ने कुछ चार्जेस लिए होंगे, तो उसको तो फिर हम क्या बोलेंगे, वो आईजीएसटी उस पर चार्ज करेगा, क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाती है, ठीक है, इस चीज के बारे में बोला गया। मूवमेंट ऑफ कन्वेंस कैरिंग गुड्स और पैसेंजर from one registered premises to another registered premises will not amount to supply of such conveyance। मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दे रहा है, कह रहा है कि भाई जो मूवमेंट कर रहे हैं ना हम एक गुड्स की, कह रहा है कि कैरिंग गुड्स पैसेंजर, जो गुड्स और पैसेंजर है, कैरिंग करने वाला क्या है, व्हीकल, व्हीकल क्या है, व्हीकल एक रजिस्टर्ड प्लेस से दूसरे रजिस्टर्ड प्लेस पे गई, ठीक है, इसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे, सिंपल शब्दों में ये बोल रहा था। चलो नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि क्लैरिफिकेशन दे रहा है, कह रहा है कि इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स टूल और स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन दी व्हील्स लाइक क्रेन्स वगैरह हो गई, ठीक है, कह रहा है जो क्रेन वगैरह होती है ना, क्रेन वगैरह जिसमें टूल्स वगैरह लगे होते हैं कि सही करने का, जैसे कि अब मैं कोई मशीन है
क्रेन्स वगैरह में मशीन्स वगैरह होती है, सारी चीजें होती है, कुछ कुछ ऐसे ट्रक होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ टूल्स ऐसे लगे होते हैं। तो ये ट्रक जो है, ये ट्रक जाता है बाहर और क्या करके आता है, वहां पर रिपेयर करके आता है। देखो क्या बोल रहा है, दी अबव क्लैरिफिकेशन प्रोविजन शैल बी मोटाटिस मोटेंडिस, ये वाले जो प्रोविजन है वो अप्लीकेबल हो जाएंगे। कह रहे हैं कि इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ सच गुड्स एक्सेप्ट इन केस वेयर द मूवमेंट ऑफ सच गुड्स इज फर्दर सप्लाइड ऑफ द सेम गुड्स। कह रहा है कि जो वो लेकर जा रहा है वही उसी की सप्लाई कर देता है, जो गुड्स जा रहा है, यानी कि जो ट्रक जा रहा है, जो क्रेन्स जा रही हैं, क्रेन जा रही है, तो क्रेन, अरे क्रेन लेकर जाते हैं ना, क्रेन लेकर जाते हैं, किसी को तोड़ा फाड़ी करनी है तो वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो तुम ये बोलोगे कि उस क्रेन का मैंने सप्लाई कर दिया? नहीं भाई नहीं, उसको इंटर स्टेट चार्ज नहीं बोलेंगे हम उसको। लेकिन सच इंटर स्टेट मूवमेंट shall be treated neither as supply of goods nor the supply of service and consequently no IGST will be applied। ठीक है, but GST payable on the repair and maintenance charges। लेकिन अगर वो जो क्रेन जा रहा है, क्रेन जा रहा है और वो रिपेयर और मेंटेनेंस करके आ रहा है किसी चीज, क्रेन जा रहा है, रिग जा रहा है, रिग रिग मतलब उसमें जैसे लगा होता है ना, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके मशीन लगी रहती है, रिग्स, ठीक है, तो मशीन लगी रहती है ट्रक पे, ठीक है, तो ये काम करते हैं। तो कह रहे हैं कि ये अगर रिपेयर मेंटेनेंस करके आ रहा है बाहर से, टूल्स वगैरह इसमें है, सारी चीजें रिपेयर मेंटेनेंस, तो उसके चार्जेस लिए, तब उस पर तो जीएसटी की बात हम करके चलेंगे। ठीक है, क्लैरिफिकेशन है। चलो नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन हम यहाँ पर किसकी कहते हैं, कहते हैं क्लैरिफिकेशन ऑन इश्यू ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स और एसेसरीज फॉर यूज बाय देयर ओन एयरलाइंस। कह रहे हैं कि भैया एक एयरलाइंस कंपनी है, मान लो कि किंगफिशर। अब किंगफिशर क्या करती है, कभी कभी लैंड कर जाती है कहीं पर, क्यों, क्योंकि भाई उसमें से कुछ खराबी हो गई है। तो यहां से मान लो कि वो लैंड किया उसने पुणे में, मान लो कि चलो किंगफिशर का एग्जांपल लेते हैं, उसका हेड ऑफिस मान लो यहाँ पर है, कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। अब दिल्ली में वैसे बंद हो गई है, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो कि दिल्ली में है और पुणे में उसका वो जो है वो जहाज रुका। जैसे ही वो जहाज पुणे में रुका, ठीक है, तो यहाँ से एक पार्ट्स लेकर कौन पहुंचे, यहाँ पर, यहाँ से पार्ट्स लिए और पार्ट्स लेकर पहुंचे यहाँ पर, और यहाँ पर ये पार्ट्स वगैरह की फिटिंग कर दी, ठीक है, यहाँ पर पार्ट्स वगैरह यानी कि अपनी ओन एयरलाइंस के लिए यूज कर ले। तो क्या कह रहा है क्लैरिफिकेशन, देयर शैल बी लेवी ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इंजन पार्ट और एसेसरीज। कह रहा है कि इंजन पार्ट और एसेसरीज जो आप लगा के आ रहे हो उसमें, उस पर जीएसटी की हम बात करके चलेंगे। ऑन परचेज ऑफ इंजन पार्ट्स और एसेसरीज बाय वे ऑफ इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर। इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर मान लेंगे इसको, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर मान लेंगे इसको, बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन एंड आईटीसी अवेलेबल, आईटीसी सामने वाले को अवेलेबल हो जाएगा। हाउएवर नो आईटीसी इफ द गुड्स यूज्ड फॉर कंजम्पशन टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। कह रहा है कि भैया कि कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा अगर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कर रहा है उस चीज। समझ में आ गया क्या? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज की, क्लैरिफिकेशन दे रहा है, कहते हैं क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स सेंट और टेकन आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन और ऑन कंसाइनमेंट बेसिस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। क्या कह रहा है वो समझ में आ रहा है क्या? कह रहा है कि जब ये देखो, देखो क्या बोल रहा है, ये बात कर रहा है आपका, कह रहा है कि एज पर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट फॉर एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन टू बी कंसीडर्ड एट सप्लाई देयर मस्ट सेटिस्फाई। कहता है कि ये टेस्ट आपको पास करने चाहिए सप्लाई के लिए। कह रहा कंसीडरेशन होना चाहिए और इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, कंसीडरेशन कब नहीं होना चाहिए फिर भी सप्लाई हो जाए, कहता है शेड्यूल 1 में अगर बात करें तो उसमें अगर कंसीडरेशन ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। फर्दर क्या कहता है कि आईजीएसटी एक्ट डिफाइन करता है हमारा सप्लाई। आईजीएसटी एक्ट में भी कौन सी डेफिनेशन लिख रखी है, आईजीएसटी एक्ट कहता है कि सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट को ही रेफर कर लो, जो वो बोलता है वही सप्लाई है हमारा। आईजीएसटी एक्ट अलग है, वो अलग बात करेगा, ठीक है। उसका कौन सा सेक्शन बात करता है, 221। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज accordingly clarified that the activity of sending or taking the goods out of India for exhibition or on consignment basis for export promotion except 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 when the activity is covered in schedule 1
of the CGST Act do not constitute supply as the said activity does not fall within the scope of Section 7 of CGST Act as there is no consideration at that point time मिला है। कह रहा है कि भैया एक काम बताऊं मैं, अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं कुछ गुड्स को लेकर गया किसी दूसरे स्टेट में, ठीक है, या फिर मैं बोल के गया कि आउट ऑफ इंडिया मैं उसको गुड्स को लेकर गया, किस चीज के लिए? सामने वाले बंदे को मैं अपना गुड्स दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा? एक बात बताओ, मैं सैंपल पीस लेके जाऊंगा नहीं जाऊंगा? यस, मैं सैंपल पीस लेके जाऊंगा। तो मैंने जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट किया था सामने वाले यूएस में किसी बंदे को मैं लेकर गया और मैं इसको दिखाने गया हूँ, ठीक है ना, मैंने सेल नहीं किया, मैं सिर्फ एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए गया हूँ, ठीक है, दिखाने के लिए गया हूँ, वहां पर कोई एग्जीबिशन लग रही है वहां पर लेकर गया हूँ, तो क्या मुझे कंसिडरेशन मिल गया है क्या? यहाँ पर नहीं मिला, कोई कंसिडरेशन नहीं मिला। तो जब कंसिडरेशन नहीं मिला तो सप्लाई की तो बात ही नहीं आती, अनलेस ये किस में कवर नहीं है, अनलेस ये किस में कवर नहीं है, शेड्यूल 1 में कवर ना हो। समझ में आ गया क्या? तो वो कह रहा है कि जब अच्छा एक्सपोर्ट, जब हम किसी को एक्सपोर्ट करते हैं ना, जीएसटी में बेनिफिट मिल रखा है सेक्शन 3 का, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, अच्छे से। और सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट है में बोल रखा है जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई पता है कि जीरो रेटेड सप्लाई मतलब हो गया कि भाई आपने या तो किसी SEZ में आपने सप्लाई की है, या फिर किसी, या फिर आपने एक्सपोर्ट कर दिया किसी को, या फिर आपने एक्सपोर्ट कर रखा है बाहर, इंडिया से बाहर, या फिर SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपने सप्लाई की है। तो इसको हम कहते हैं कि ये मानकर चलेंगे कि आपको ड्यूटीज वगैरह देने की जरूरत, तो एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे ऑब्वियसली, तो ये कह रहे हैं कि हमें ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। तो वो कह रहा है इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? देयरफॉर इट कैन बी, देखो कह रहा है कि भैया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में और एक्सपोर्ट कर दिया, उसको बोलते हैं जीरो रेट सप्लाई। और जीरो रेट सप्लाई का मतलब हो गया आपको बिना ड्यूटी दिए आप सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ओनली सच सप्लाईज और ईदर अ एक्सपोर्ट और सप्लाई टू SEZ यूनिट और डेवलपर क्वालिफाई करेगी जीरो रेट सप्लाई को, सिंस एक्टिविटी इज नॉट अ सप्लाई। कह रहा है कि भैया ये जो एक्टिविटी हमने ट्रांसफर किया सिर्फ दिखाने के लिए तो लेके जा रहे हैं, हम उसको वापस ले आएंगे, गुड्स को सेल थोड़ी किया है, कंसिडरेशन थोड़ी मिला है। तो कह रहे क्या उसको सप्लाई मानेंगे? कहते हैं नहीं, उसको कोई भी सप्लाई नहीं मानेंगे। और जब वो सप्लाई ही नहीं है, नॉट अ सप्लाई, देन सेम कैन नॉट बी कंसिडर्ड जीरो रेट सप्लाई। यहाँ पर मतलब मुद्दा क्या आ रहा था, हम यहाँ पर मुद्दा कह रहे थे कि भाई जब मैं दिखाने के लिए लेकर गया तो क्या मुझे जीरो रेट सप्लाई का बेनिफिट मिलेगा? मतलब कि वो कहना चाह रहा है कि मैं अगर दिखाने के लिए लेके जाऊं, एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए लेके जाऊं, तो क्या मुझे जीरो रेट का बेनिफिट मिलेगा? जीरो रेट मतलब मुझे कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी क्या? तो कहते हैं जीरो रेट, यानी बिना ड्यूटी पे किए आप चले जाओ बाहर प्रमोशन करने के लिए। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कहता ये जीरो रेट माना जाएगा क्या? कहता पहले तो जीरो रेट सप्लाई मानने के लिए आपका सप्लाई प्रूव होना चाहिए, ये तो सप्लाई ही नहीं है। जब सप्लाई ही प्रूव नहीं है तो आपको जीरो रेट सप्लाई का बेनिफिट कैसे देते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। जब आईजीएसटी की बात ही नहीं होगी, सप्लाई नहीं है तो आईजीएसटी की बात नहीं होगी, जब आईजीएसटी की बात नहीं होगी तो जीरो रेट के बारे में बात करके क्या फायदा? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कह रहा लेवी ऑफ जीएसटी ऑन सर्विस डिस्प्लेड इन द नेम प्लेसिंग नेम और प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट्स ऑफ डोनर इन द प्रीमाइसेस ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग द डोनेशन और गिफ्ट फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर। मतलब क्या है, समझ रहे हो आप? कह रहे हैं एक मंदिर है, मंदिर, अब मंदिर में किसी पर्सन ने, इसका एक बिजनेस है, बिजनेस क्या बोलता है? कहता है बिजनेस के तौर पे वो मान लो बिजनेस करता है, ये बिजनेस करता है किसी एक चीज का, कहता है भूषण टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का कोई एक अपना कंपनी रख रखी है टेक्सटाइल बिजनेस में, ठीक है, भूषण टेक्सटाइल। ये क्या करता है, ये एक बोर्ड दे देता है यहाँ पर मंदिर में लगवाने की, ठीक है? बोर्ड की सुविधा दे देता है और वहां पर बनवा देता है। यहाँ पर नीचे इसका नाम लिखा जाता है, कहते हैं बेस्ट विशेस टू मिस्टर भूषण। समझ में आ रहा है? इसका नाम है मिस्टर भूषण, नीचे लिखा हुआ मिस्टर भूषण। तो क्या ये जो इसने बोर्ड क्योंकि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दिया, चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया है, दान किया है, दान पुण्य किया है इसने, तो क्या यहाँ पर हम जीएसटी की बात करके चलेंगे कभी? क्या जीएसटी की बात करेंगे? तो ये कह रहा है कि भाई कि यहाँ पर जो ये नाम लिखा हुआ है ना, यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है कि बेस्ट विशेष टू मिस्टर भूषण। यहाँ पर कोई भी प्रमोशन एक्टिविटी नहीं कर रहा है ये बंदा, ये एक्चुअल में उसने दान किया है। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाली जो ट्रांजेक्शन होगी, यानी कि जो इसको रिसीव हुआ होगा पैसा, ठीक है, मंदिर को,
उस पर कोई भी जीएसटी की बात नहीं करके चलेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यानी कि ऐसा, अब ये तो सर्विस प्रोवाइडर हो जाता, सप्लायर हो जाता मंदिर। अगर मैं यहाँ पर लिख देता भूषण टेक्सटाइल, इस बोर्ड पे लिख देता भूषण टेक्सटाइल, यानी कि अपना बिजनेस प्रमोट कर रहा है ये। जब अपना बिजनेस को ये प्रमोट करेगा, ये ऐसा कुछ अगर हो जाएगा भूषण भूषण टेक्सटाइल करके, अगर उसका ये सब चीज हो जाएगा तो क्या उसका बिजनेस प्रमोट हो रहा है? यस। यानी तो यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए ये काम कर रहा है। यस। तो भूषण यानी कि क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर कि बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए ही होगा सारी चीजें। यस। तो जब ये भूषण प्रमोशन, अच्छा मैं कह रहा हूँ बिजनेस एंड प्रमोशन के लिए होगा क्या? यस, बिजनेस एंड प्रमोशन के लिए हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि इसको ये सप्लाई है। ठीक है, यानी कि इसका पर्सनल कोई भी मोटिव नहीं होना चाहिए अपना बिजनेस को प्रमोट करने का। यहाँ पर लिख सकता है क्या चीज, जैसे मान लो कि मैंने कोई पैसा डोनेट किया, ठीक है, और यहाँ पर के जैसे जैसे किसी पर्सन ने यहाँ पर पैसा डोनेट कर दिया किसी मंदिर को, ठीक है, और उसने मंदिर ने क्या बना लिया, एक रूम बना लिया, और वहां पर लिखा हुआ है कि किसके, वहां पर लिखा हुआ है किसके, इन द मेमोरी ऑफ मिस्टर एज फादर। उसके फादर की डेथ हो जाती है और उसने उसके मेमोरी, उसके चलते किसी मंदिर को क्या दे दिया, मंदिर को दे दिया। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज लिखा हुआ है, मान लो इसमें लिखा हुआ है एक रूम कंस्ट्रक्ट किया और वहां पर लिखा है उसने मनी डोनेटेड इन द मेमोरी ऑफ हिज ग्रैंडफादर। क्या बोल रहे हैं, मनी डोनेटेड इन द मेमोरी ऑफ हिज ग्रैंडफादर। तो क्या इसमें कोई प्रमोशनल चीजें हैं क्या? नहीं, नहीं है। तो क्या यहाँ पर जीएसटी की बात करेंगे? नहीं करेंगे, ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर लिख दें कि, क्या लिख दें यहाँ पर कि जैसे प्रमोद टेक्सटाइल, ठीक है, एबीसी लिमिटेड एंड एसोसिएट्स, सीए कंसल्टेंसी फर्म, ठीक है, कोई भी अगर फाइलिंग करानी है, रिटर्न फाइलिंग आप यहाँ पे करा सकते हो। यहाँ पर बोर्ड लगवा दिया मैंने अपना। तो क्या ये जो मैंने दिया है ये सर्विस होगी नहीं होगी? यस, क्योंकि मंदिर जो है फिर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सामने वाले को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उससे पैसा चार्ज कर रहा है। तो सामने पर हम फिर जीएसटी की बात करके चलेंगे। कह रहा है यहाँ पर तीन चीजों को आपका ध्यान देना चाहिए। कह रहा है कि क्या चीज, जीएसटी नॉट लेवेबल वेयर 3 कंडीशन सेटिस्फाई, 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो जीएसटी नहीं आएगा। क्या कहता है, वो गिफ्ट होना चाहिए, डोनेशन इज मेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। कहता है गिफ्ट या फिर डोनेशन टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को जाना चाहिए। पेमेंट हैज बीन इन द कैरेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन ही होना चाहिए। गिफ्ट और डोनेशन कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ फिलैंथ्रोपी, यानी फिलैंथ्रोपी दान पुण्य का ही नेचर होना चाहिए। इट लीड्स टू नो कमर्शियल गेन, कोई कमर्शियल गेन नहीं होना चाहिए। नो एडवर्टीजमेंट, कोई भी एडवर्टीजमेंट, तब जाके जीएसटी नहीं लगता, वरना जीएसटी लग जाए। बोलो यहाँ तक बात समझा? यस सर, आ चुका है। ठीक है,